मेरा पुनर्जन्म एक सांप के रूप में हुआ और मैंने खुद को दवाई वाली शराब के जार में पाया। मेरे अलावा वहाँ कई और साथी थे। एक मेंढक, एक छिपकली, एक बिच्छू और एक कनक खजूरा। साफ था कि शराब बनाने वाला हमें 5 जहर का मिश्रण बनाना चाहता था। जैसे ही मैं यहाँ से भागने का सोच रहा था, मुझे अचानक तेज भूख लगने लगी। कोई और रास्ता ना होने पर मैंने अपने पहले से मरे हुए साथियों को देखा और अपनी उल्टी को रोकते हुए उन्हें एक एक करके निगल गया। अचानक से मेरा डिवाउरिंग एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। डिवाउरिंग करने से एनर्जी पॉइंट्स मिलते हैं जो ताकत, स्पीड, डिफेंस, जहर और हेल्थ को बढ़ाते हैं। इन पांचों एट्रीब्यूट्स को मैक्स आउट करने से एडवांसमेंट होता है। हालांकि सिस्टम ने मेरे जहर की तीव्रता को सीधे 5 गुना बढ़ा दिया था, पर मेरी आंखों के सामने मैं अब भी इस बड़े से शराब के वट से नहीं निकल पा रहा था। तभी एक आदमी अंदर आया। मैं तुरंत लेट गया और मरने का नाटक करने लगा। उस आदमी ने वट को घूरा और बुड़बुड़ाया, अजीब है, इसमें तो बस एक ही सांप बचा है, लेकिन कल डिलीवरी का दिन है, इसीलिए मुझे इसकी कमी पूरी करने के लिए 4 और जहरीले जीव पकड़ने होंगे। जैसे ही उस आदमी ने ढक्कन खोला, मैंने उसके चेहरे पर एक बार थूका और इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ी एनर्जी खर्च करके तेजी से गेट की तरफ बढ़ गया। मैंने अपना सिस्टम रेडार एक्टिवेट किया। बाहर एक रिहायशी इलाका था और 1 किलोमीटर दूर लगातार पहाड़ थे। एक बार वहां पहुंच गया तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, लेकिन हमारे बीच कई बिजी सड़कें थीं, इसीलिए मुझे चुपके से आगे बढ़ने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ा। इसीलिए मैं पहले पास की झाड़ियों में छिप गया। तभी बार की दिशा से एक सूअर जैसी चीख आई, जिससे पड़ोसियों का ध्यान उस तरफ चला गया। उन्हें पता चला कि एक जहरीला सांप भाग गया है और उन्होंने तुरंत 119 डायल कर दिया। 10 मिनट बाद कई फायर फाइटर्स 2 सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स के साथ पहुंचे। जैसा कि सब जानते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। मैंने तेजी से अपने शरीर को घुमाया और एक बिल में घुस गया। अंदर जाकर मुझे अपनी ही प्रजाति का एक और सांप मिला। हालांकि मैं उसे सच में खाना चाहता था, लेकिन बलि का बकरा बनाने के लिए वो ज्यादा ठीक था। मैंने उसे पैरालाइज करने के लिए जहर छिड़क दिया और फिर धीरे धीरे उसे बिल के मुहाने की तरफ खींच कर ले गया। एक पल बाद भौंकने की आवाज के साथ मैंने बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनी, पकड़ लिया, पकड़ लिया। धीरे धीरे आसपास शांति हो गई। मैं जानता था कि संकट कुछ समय के लिए टल गया है। जैसे ही रात हुई, मैं तुरंत अपने बिल से बाहर निकला और दूर के पहाड़ों को देखने लगा। मुझे फिर से तेज भूख लगने लगी। थोड़ी ही दूर एक चूहा खाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। मैं इतने प्यारे चूहे को कैसे जाने दे सकता था, लेकिन सांपों का अपने शिकार को पूरा निगलने का तरीका मुझे बहुत अजीब लगता था। मैं सोच रहा था कि अगर मेरे दांत होते तो कितना अच्छा होता। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, डिंग, होस्ट की ऑर्गन मॉडिफिकेशन की तेज इच्छा डिटेक्ट हुई है। ऑर्गन मॉडिफिकेशन फंक्शन एक्टिवेट कर दिया गया है। हर 10 एनर्जी पॉइंट्स को एक एवोल्यूशन पॉइंट में बदला जा सकता है। जरूरी ऑर्गन्स के लिए काफ़ी एवोल्यूशन पॉइंट्स जमा करें। सिस्टम शॉप में लेजेंडरी मॉडिफिकेशन प्लान्स जैसे ड्रैगन के दांत, ड्रैगन स्केल्स, यहाँ तक कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर मेरा दिल जोश से भर गया। ऑफ कोर्स, ये सब अभी के लिए एक ऐसी चीज थी जिसे पाना नामुमकिन लग रहा था। 8 घंटे शिकार करने के बाद मुझे 400 एनर्जी पॉइंट्स मिले, जिन सभी को 40 इवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल दिया गया। अपने 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स को मैक्स आउट करने के बाद मैंने अपना पहला एडवांसमेंट अनुभव किया। दिल दहलाने वाले दर्द के साथ कुछ मिनट बाद मैंने महसूस किया कि मैं पहले से ज्यादा लंबा और मजबूत हो गया हूँ। एडवांसमेंट सफल। होस्ट का करंट रेल्म बीस्ट लेवल 2। एक बार जब मैं लेवल 10 पर पहुंच जाऊंगा तो मैं बीस्ट सोल्जर बन सकता हूं। इसके अलावा 3 और रेल्म है, बीस्ट सोल्जर, बीस्ट जनरल और बीस्ट किंग। रेल्म डिविजन्स को समझने के बाद मैं सड़क पार करने के इरादे से सड़क के किनारे तक गया, लेकिन जैसे ही मैं आधा चढ़ा, दूर से एक इंजन के तेज दहाड़ने की आवाज आई। एक सुनहरे बालों वाला आदमी एक लड़की को लेकर हैरान करने वाली स्पीड से मेरी तरफ बढ़ा। वो लड़की स्ट्रेस कम करने के लिए चिल्ला रही थी और फोन से वीडियो बना रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और सड़क के पार छलांग लगा दी। ये डरावना नज़ारा उसके फोन में कैद हो गया। उन दोनों ने जल्दी से ब्रेक लगाया और वीडियो को रिव्यू किया। ये कंफर्म करने के बाद कि वो सच में एक विशालकाय अजगर था, उन्होंने तुरंत न्यूज़ हॉटलाइन पर कॉल किया। अगले दिन न्यूज़ में बताया गया कि एक शराब बनाने वाले को एक जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसे वो अपने ही गार्डन में 2.5 साल से शराब में डालकर रखा हुआ था। उस सांप का जहर अपनी प्रजाति के सांपों से 5 गुना ज्यादा ताकतवर था।
नेटिजन्स ने अनुमान लगाया कि एक म्यूटेशन हुआ है, क्योंकि हाल ही में जानवरों में म्यूटेशन की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें खड़े होकर गाने वाली मुर्गियां, इंसानी चेहरे वाले कनक खजूरें और यहाँ तक कि विशाल 9 पूंछ वाली लोमड़ियों को भी देखा गया था। कुछ समय के लिए इंटरनेट पर अलग अलग थियरीज की चर्चा होने लगी। मैं 2 दिन से पहाड़ों में गहरा सफर कर रहा था और मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। मैंने सिस्टम का रडार मैप खोला और पाया कि पास ही एक गुफा में सांपों का एक बिल छिपा हुआ है और सारे सांप हाइबरनेशन में थे। मैं चुपके से पास गया और छोटे मसालेदार स्नैक्स समझकर एक एक करके अपनी ही प्रजाति के 100 से ज़्यादा सांपों को निगल गया। मुझे पूरे 90 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले, जो मुझे 2 बार लेवल अप करने के लिए काफ़ी थे। मैंने एक सुरक्षित कोना ढूंढा और अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। हालांकि सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 5 साल बचे हैं। 5 साल के अंदर बीस्ट सोल्जर रेल्म तक पहुंचने से मेरी उम्र में 10 साल जुड़ जाएंगे। अगले दिन मैं एक नदी में नहा रहा था और फिर किनारे पर खुद को सुखा रहा था कि अचानक आसमान से एक यिन यांग की आवाज़ आई। मैं उस चील का टारगेट बन गया था। हालांकि मैं उड़ नहीं सकता था, लेकिन मेरे पास एक 3D रेडार था। मैं रेडार पर चील की हर हरकत को गौर से देख रहा था। कोई रिएक्शन न देखकर चील ने नीचे झपटा मारा। जैसे ही वो मुझसे लगभग 5 मीटर दूर था, मैंने एक बार में ही जहर थोंका, जो सीधे उसकी आंखों में जा लगा। फिर मैंने उछलकर उसकी गर्दन को कसकर काट लिया। वो बिना समझे ही मर गया कि उसे कैसे मारा गया था। चील को निगलने के बाद अचानक मेरे दिल में एक बड़े खतरे का एहसास हुआ। मैंने फिर से रेडार ऑन किया और पाया कि कई नीले डॉट्स पास आ रहे हैं। लाल का मतलब था बेहद खतरा, नीले का मतलब कुछ खतरा, पीले का मतलब बराबरी का खतरा और सफ़ेद का मतलब कोई खतरा नहीं। हालांकि मुझे नीले डॉट्स के बारे में ठीक से नहीं पता था ये क्या चीज़ है। लेकिन मुझे अब भी लगा कि जिंदा रहना सबसे ज़रूरी है। 1 किलोमीटर दूर 2 शिकारी कुत्तों के साथ कई आदमी आसपास खोज रहे थे। जल्द ही वो नदी के किनारे आ गए। झाड़ियों में छिपकर मैं उनकी पहचान साफ साफ देख सकता था। 5 पूरी तरह से तैयार सांप पकड़ने वाले। उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि उन्होंने एक बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से 500,000 युआन का इनाम लिया था और ख़ास तौर पर एक म्यूटेटेड जहरीले सांप को पकड़ने आए थे। ये जानकर कि वो मेरे पीछे हैं, मैं समझ गया कि उन्हें एक एक करके हराकर ही मेरे जीतने का मौका है। आखिरकार मैं अपने पिछले जन्म में एक सांप पकड़ने वाला था और उनकी चालें अच्छी तरह जानता था। हालांकि मैं पिछले जन्म में सांप पकड़ने वाला था, पर मेरे इस शरीर ने इन चीज़ों का सामना कभी नहीं किया था। ये देखकर कि उनमें से एक पीछे रह गया है, मैं तुरंत बाहर निकला, उसके हाथ पर काटा, जहर डाला और फिर मुड़कर झाड़ियों में छिप गया। आगे के आदमियों ने जहां मैं गायब हुआ था वहां 2 गोलियां चलाईं, शॉटगन से। किस्मत से दूरी बहुत ज़्यादा थी, गोलियों से सिर्फ थोड़ा दर्द हुआ, मेरे स्केल्स भी नहीं टूटे। उन्होंने एक आदमी को घायल की देखभाल के लिए छोड़ दिया। बाकी 3 तुरंत पीछा करने लगे। 2 शिकारी कुत्ते सबसे तेज थे। मैंने जानबूझकर उन्हें दूर ले जाकर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। जब तक शिकारी वहां पहुंचे, दोनों कुत्ते मर चुके थे। गुस्से में उन्होंने मुझे जिंदा खाल उतारने की कसम खाई। तीनों आगे खोजते रहे। मैंने आखिरी आदमी पर ध्यान लगाया, उस पर फिर से हमला किया और एक पेड़ के पीछे गायब हो गया। एक आदमी दौड़कर आने ही वाला था, लेकिन उसके साथियों ने उसे रोका। कहा, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। वो जानवर साफ तौर पर होशियार है, वो हमें एक एक करके मार डालना चाहता है। वो आदमी शांत हुआ और जल्दी से घायल का इलाज करने लगा। तभी दूर से 2 गोलियों की आवाज आई, जिसके बाद एक चीख सुनाई दी। बाकी 2 आदमियों के चेहरे पीले पड़ गए और उन्होंने पीछे हटने का सोचा। 5 में से 2 पहले ही गंभीर रूप से घायल थे और अगर वो पीछे नहीं हटे तो 3 के मरने का खतरा था। जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें देखते हुए मेरी नज़र बिखरे फर्स्ट एड किट्स के पास एक हल्के से चमकते लाल फल पर पड़ी। उसे देखकर मेरे अंदर उसे निगलने की तेज इच्छा जागी। मैंने तुरंत सिस्टम से उसे स्कैन किया। ये एक ब्लड स्पिरिट फ्रूट था, जिसमें बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी थी। इसे निगलने से 10,000 एनर्जी पॉइंट्स मिलेंगे। मैं बहुत खुश हुआ और फल उठा लिया, लेकिन ये उसे निगलने की जगह नहीं थी। मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी थी। तभी गंभीर रूप से घायल आदमियों में से एक ने संघर्ष किया। बंदूक मुझ पर तनी हुई थी। जैसे ही वो बेहोश हो रहा था, सिर्फ 3 स्टील के छर्रे मेरी पीठ पर लगे। मुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और मैं तुरंत भाग गया। इस समय दूसरे 2 बचे हुए लोग भी वापस आ गए। पीछा किए जाने के डर से मैं झील में कूद गया और शदीद दर्द सहते हुए कई 100 मीटर तैरता रहा। पता नहीं कितनी देर तैरा, पर मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तैरा। मैंने एक तैरता हुआ बांस का बेड़ा देखा।
ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मैं उस पर चढ़ गया और बेहोश हो गया। मेरे मुंह में जो ब्लड स्पिरिट फ्रूट था वो भी अनजाने में निगल लिया गया। हालांकि मेरा शरीर बेहोश था, पर मुझ में थोड़ी सी चेतना अभी भी बाकी थी। मैंने जानता कि मैं कितनी देर तैरा, पर मेरे सामने एक मछली पकड़ने वाली नाव दिखाई दी। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और सोचा कि मैं गया काम से। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि नाव पर एक छोटी लड़की मुझे बचाने पर अड़ गई। उसका शरीर खास था और वो बचपन से ही जानवरों के करीब रही थी। उसके पिता और दादा ने ये देखकर मुझे ठीक होने के लिए घर ले जाने का फैसला किया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि मैं एक अच्छे इंसान से मिला हूँ। 7 दिन बीत गए और मेरी चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। जब मैं पहली बार होश में आया तो छोटी लड़की शाओफांग के अलावा बाकी परिवार वाले अब भी मुझसे बहुत डरते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं एग्रेसिव नहीं हूं, तो उन्होंने धीरे धीरे मुझे स्वीकार कर लिया। खासकर शाओफांग का छोटा भाई अक्सर उस स्टोर रूम में घुस जाता था जहां मैं रहता था। शुरू में उसके दादा बेहद चिंतित थे, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी समझदारी की तारीफ की। उसमें घमंड से भरे बूढ़े आदमी को देखकर मैंने मन में सोचा, अगर कोई दूसरा सांप होता तो तुम्हारा पोता अब तक मर चुका होता। हालांकि आने वाले दिनों में मेरा शाओफांग के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित हो गया। साइकिक पावर नाम का एक नया एट्रीब्यूट सामने आया। जब तक दोनों पार्टीज की साइकिक पावर 80 तक पहुंच जाती, वो मानसिक रूप से कम्युनिकेट कर सकते थे। 100 तक पहुंचने पर मानसिक दबाव और यहां तक कि मानसिक नियंत्रण भी हो सकता था। क्या इंसान भी म्यूटेट हो सकते हैं? मैंने उत्सुकता से सिस्टम स्कैन किया। नतीजे ने दिखाया कि शाओफांग का कल्टीवेशन लेवल बीस्ट लेवल 9 तक था और उसकी मानसिक शक्ति 99 पॉइंट्स की सीमा तक पहुंच गई थी। उसके मानसिक संचार और बचपने की मासूमियत के स्किल्स भी थे। हालांकि मैं एक इंसानी आत्मा वाला जानवर हूं, शाओफांग भविष्य में मेरे लिए इंसानी दुनिया से जुड़ने का सबसे अच्छा जरिया हो सकती है। संपर्क स्थापित करने के बाद मैंने तुरंत शाओफांग को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और फिर कहा कि मैं घर के अंदर बहुत दिनों से बंद हूं और बाहर जाकर धूप सेकना चाहता हूं। शाओफांग के जाने के बाद मैंने अपनी जमा की हुई एनर्जी को 1010 एवोल्यूशन पॉइंट्स में बदल दिया। लेकिन आधे घंटे से ज्यादा बीत गया, पर मैं बीस्ट लेवल 10 पर अटका हुआ था और ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। सिस्टम ने बताया कि आसपास के माहौल में स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे पास पहले धूप सेकने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी शाओफांग के पिता और दादा वापस आ गए। वो मेरे शरीर को, जो फिर से बड़ा हो गया था, देखकर थोड़ा डर गए थे। आखिरकार मैं एक जानवर था। सांप के ठीक होने के बाद मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। पिता और बेटे को जंगली सुअर द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा करते सुनकर मैं समझ गया कि कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मैंने तुरंत टेलीपैथी का इस्तेमाल करके शाओफांग को मदद करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। शाओफांग के पिता ने सोचा कि उनकी बेटी बुखार में बड़बड़ा रही है। एक सांप इंसानी भाषा कैसे समझ सकता है? ये देखकर मैंने तुरंत उनकी तरफ मजबूती से सिर हिलाया। पिता और बेटे ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। फिर शाओफांग के पिता ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। तो फिर मैं आपको तकलीफ दूंगा स्नेक इमॉर्टल? मैंने शाओफांग को अलविदा कहा और जंगली सुअर को ढूंढने के अपने सफर पर निकल पड़ा। क्योंकि मैं एनवायरनमेंट की सीमाओं को तोड़ नहीं सकता था, मैंने अपने एवोल्यूशन पॉइंट्स का इस्तेमाल अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए किया। मैंने वेनम स्प्रे को लेवल 4 तक अपग्रेड किया, जिससे स्प्रे की दूरी 12 मीटर तक बढ़ गई और जहर 15 गुना तक बढ़ गया। मेरे पास अभी भी 118 एवोल्यूशन पॉइंट्स बचे थे और मैंने 100 पॉइंट्स खर्च करके स्काई आई रेडार को अपग्रेड किया। रिकॉनेसेंस रेंज 2 किलोमीटर तक बढ़ गई है और अब ये खास प्रजातियों को भी खोज सकता है, जिसमें हर बार 10 एनर्जी पॉइंट्स खर्च होंगे। ये फंक्शन मुख्य रूप से गोपनीयता के लिए है। जंगली सुअरों को ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करना ज़रूरत से ज़्यादा है। मैं जंगली सुअरों द्वारा बर्बाद की गई एक सब्जी के खेत के पास छिप गया, उनके आने का इंतजार करने लगा। रात होते ही राडार पर अचानक 10 नीले डॉट्स दिखाई दिए। मैंने तुरंत सावधानी से दूर देखा। उन 10 लोगों में से मैंने 2 जाने पहचाने चेहरे देखे। इस बार वो ना सिर्फ बंदूकें लाए थे, बल्कि उनके साथ 5 शिकारी कुत्ते भी थे। मेरी आंखों में एक ठंडी चमक आई। मुझे उन्हें पूरी तरह से खत्म करना था। जैसे ही मैं पास पहुंचा, एक शिकारी कुत्ता अचानक खतरे का इशारा देते हुए भौंकने लगा। ये देखकर मैंने तुरंत अपने नए अनलॉक किए हुए मानसिक दबाव को छोड़ दिया। 5 कुत्ते तुरंत स्तब्ध हो गए। मेरे विशाल शरीर को देखकर
10 लोग जो पहले से ही डरे हुए थे, अपने कान ढककर दर्द से चिल्लाने लगे। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। मानसिक दबाव इतना शक्तिशाली था कि उन्हें नियंत्रित करने के बाद मैंने उन सब में जहर डाल दिया और फिर उनके शरीरों को एक एक करके तब तक कसकर बांधा जब तक मुझे हड्डियों के टूटने की आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर मैंने सबके सामान की जांच की ताकि कोई कैमरा या रिकॉर्डर ना हो। उनकी तलाशी लेने के बाद मुझे सिर्फ कुछ खाना और दवाइयाँ मिली जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें शाओफांग को दे दूंगा। मैंने एक कुत्ता भी लिया जिसे मैंने बर्बाद नहीं किया और पूरा निगल गया, लेकिन मैं अब भी इंसानों को नहीं खा पा रहा था। मैं जंगली सुअर का इंतज़ार करने के लिए वापस छिप गया जब आधी रात को रेडार पर अचानक एक चमकदार नीला डॉट दिखाई दिया। मैंने 3D रिकॉनेसेंस के लिए जूम किया। ये जंगली सुअर का राजा लगभग मेरे जितना बड़ा था, साफ तौर पर एक पीक बीस्ट था। जंगली सुअरों की खाल मोटी और मांस सख्त होता है। मैंने उससे आमने सामने टकराने का प्लान नहीं बनाया। मैं एक पेड़ पर बैठ गया और उसके धीरे धीरे पास आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही दूरी कम हुई, मैंने उसकी आंख में बिल्कुल ठीक निशाने पर थूका। जलन वाले दर्द ने तुरंत जंगली सुअर के राजा को गुस्सा दिला दिया, लेकिन 15 गुना ज्यादा जहर ने तेजी से अपना असर दिखाया। बस 10 मिनट में ही वो सरदार मर चुका था। शियाओफांग के घर वापस आकर मैंने उसे जंगली सुअर की जगह बताई। शियाओफांग के पिता ने तुरंत कुछ गांव वालों को उसे उठाने में मदद के लिए बुलाया। क्योंकि मेरे पास अभी भी कुछ बचा हुआ था, मैंने सिर्फ आधा जंगली सुअर का मांस लिया, बाकी आधा उन्हें आपस में बांटने के लिए छोड़ दिया। उस समय मैं शाओफांग के साथ टीवी देख रहा था जब एक न्यूज़ रिपोर्ट ने ब्रॉडकास्ट को रोका। ब्रेकिंग न्यूज़, हाल ही में साउथ चाइना सी के समुद्र तल पर एक सुपर क्रिएचर का कंकाल मिला है। ये लगभग 10 मीटर लंबा है, सर नहीं है, 4 हाथ हैं और उसकी छाती में एक अनजान मटेरियल से बनी विशाल तलवार घुसी हुई है। न्यूज़ देखते हुए मैंने सच में राहत की सांस ली। ये बार बार होने वाली वैश्विक रहस्यमयी घटनाएं अनजाने में मेरे जैसे जीवों के लिए सबसे अच्छा भेष प्रदान कर रही थी। 1.5 महीना और बीत गया। मेरा इरादा ब्रेक थ्रू का मौका ढूंढने के लिए पहाड़ों में गहरा जाने का था, लेकिन शाओफांग के परिवार ने मुझे रुकने के लिए बहुत जोर दिया, खासकर उसके पिता आगुई, जो लगभग हर दिन बहुत सारा चिकन, डक, फिश और मीट लाते थे। इन 2 हफ्तों में अजीब जानवरों द्वारा इंसानों पर हमलों की संख्या बढ़ गई और यहाँ तक कि मेरे गांव में कुछ मुर्गियों ने भी लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ समय के लिए पूरी दुनिया एक तरह के डर में डूब गई। साथ ही मैंने ये भी महसूस किया कि हवा में हिंसक स्पिरिचुअल एनर्जी मजबूत होती जा रही है, जिससे मुझे पूरे शरीर में अजीब लग रहा था। हालांकि आगुई और उसके बेटे ने बताया कि जंगली सुअर का मांस खाने के बाद उनके शरीर एक कोमल शक्ति से मजबूत हो रहे हैं। तभी धरती जोर से हिली। ये महसूस करते हुए कि कुछ गड़बड़ है, मैंने तुरंत अपने मानसिक संबंध का इस्तेमाल करके दूसरों को घर से भागने के लिए कहा। जैसे ही हम एक खुली जगह पर पहुंचे, हमारे पीछे का घर गिर गया और खंडार में बदल गया। मैंने शाओफांग को जल्दी से एक ऊंची जगह पर शरण लेने के लिए याद दिलाया। भूकंप के बाद पहाड़ों में अनगिनत जंगली जानवर डर से भाग निकले। वो इंसानी इलाकों में घुस गए और एक दूसरे को मारने लगे, पैदल चलने वालों पर हमला करने लगे। इस पल सिस्टम ने अचानक चेतावनी दी। आसपास के इलाके में स्पिरिचुअल एनर्जी की सांद्रता तेजी से बढ़ रही है। इस अफरा तफरी में एक मौका छिपा था और होस्ट ब्रेक थ्रू की शर्तों को पूरा करने वाला था। मैंने अनजाने में शाओफांग के परिवार को बचा लिया। दादा और उनके पोते पोती तुरंत घुटनों के बल बैठकर दादा का धन्यवाद करने लगे, यहाँ तक कि शाओफांग को मुझे अपना गुरु मानने के लिए भी कहने लगे। मैंने उन्हें एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा, उनके विचारों को समझते हुए। दुनिया में अफरा तफरी और वैश्विक आपदा के मंडराने के साथ मेरी सुरक्षा उनकी सुरक्षा को बहुत बेहतर बना देगी और मेरे सिस्टम के साथ मजबूत बनना तो बस समय की बात है। अपनी शक्ति बनाने के लिए मुझे सच में एक मानव प्रतिनिधि की जरूरत थी। ये सोचते हुए मैं गुरु शिष्य के रिश्ते के लिए मान गया। अब जबकि मैं उनका गुरु था, एक औपचारिक शिष्य ग्रहण समारोह होना चाहिए था। हालांकि मेरे पास देने के लिए कुछ खास प्रभावशाली नहीं था, लेकिन इस आपदा के बाद जीवन रक्षक सामान सर्वोपरि होगा। उन्हें बसाने के बाद मैंने कुछ शिकार करने का फैसला किया। पहाड़ों से गुजरते हुए मुझे अचानक एक बेहद आकर्षक खुशबू आई, जो ब्लड स्पिरिट फ्रूट से कई गुना ज्यादा तेज थी। मैं अकेला नहीं था जो इस गंध से आकर्षित हुआ था। दूसरे जंगली जानवर भी अपना होश खो बैठे थे। उनकी आंखें बेजान थीं जब वो आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही मैं फ्रेग्रेंट गार्डन के पास पहुंचा, मेरे अंदर एक बेचैन शक्ति ने हलचल मचा दी। डिंग! होस्ट इल्यूजन फ्रूट की खुशबू के प्रभाव में है, जिससे भ्रम में खो जाने और फंसने का ज्यादा खतरा है।
भ्रम को दूर करने के लिए 100 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करें, असर 10 घंटे तक रहेगा। बिना सोचे समझे मैंने कंफर्म कर दिया। जबकि मैं होश में था, मैंने रास्ते में भ्रम में फंसे कई जानवरों को निकल लिया और तभी रुका जब मेरी तृप्ति 100 तक पहुंच गई। फिर मैं एक अनजान घाटी में पहुंचा। घाटी में एक अजीब पेड़ पर एक जिंदा रसीला फल लगा था, जिससे एक अजीब अनोखी खुशबू आ रही थी। इसकी खुशबू से आकर्षित जानवर उसके रक्षक बन जाते, जबकि मजबूत जानवर अनगिनत रक्षकों द्वारा चीर फाड़ दिए जाते, जमीन के लिए पोषण बन जाते। मैंने तुरंत इस भूताहा पेड़ इल्यूजन बेल्ट ट्री को स्कैन किया। ये 100 साल में सिर्फ 1 इंच बढ़ता है, सिर्फ उन जगहों पर पनपता है जहां बेहद प्रचुर स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। ये 1000 साल में 3 फल देता है, 1000 साल बाद परिणाम देता है। परिणाम के लिए प्रचुर जीवन पोषक तत्वों से पकने के बाद फल एक अनोखी खुशबू छोड़ता है। नियंत्रित जीव होश में आ जाएंगे और उनमें चेतना विकसित होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर 13 दिनों के अंदर नहीं तोड़ा गया तो वो मुरझा जाएंगे और पेड़ को पोषण देंगे। फल खुद एक भ्रम वाला फल है। इस्तेमाल के बाद मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी और एक मानसिक भ्रम छोड़ा जा सकता है। कम मानसिक शक्ति वाले लक्ष्यों को भ्रम में फंसा सकता है। हर जीव सिर्फ 3 फल खा सकता है, जिसमें पहला सबसे प्रभावशाली होता है। विवरण को देखते हुए मैं चुपके से चौकन्ना हो गया। अगर सिस्टम ना होता तो शायद मैं भी उन भ्रम में फंसे जानवरों में से एक बन गया होता, बिल्कुल उन लड़ते हुए जानवरों की तरह, और मेरा अंतिम अंजाम कब्र के नीचे एक कंकाल बनना होता। लेकिन अब भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। ये चीज़ शिकार को लुभाने और फल को पकाने के लिए एक आकर्षक खुशबू छोड़ने के अलावा इसके पास कोई और सुरक्षा का साधन नहीं है, और ये खुशबू इस समय मुझ पर बेअसर है। मुझे अब बस फल के पकने का इंतज़ार करना है। उस पल यहाँ आकर्षित जीवों में न सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़े जैसे चींटियाँ, मकड़ियाँ और कनक खजूरें शामिल थे, बल्कि जंगली सुअर, काले भालू और भेड़ियों के झुंड जैसे खतरनाक जानवर भी थे। हालांकि वो सब अभी भी भ्रम में थे और जागे नहीं थे। एक बार इल्यूजन फ्रूट पूरी तरह से पक गया तो ये बचे हुए जीव निश्चित रूप से एक जानलेवा संघर्ष में शामिल होंगे। आखिरकार ऐसी कीमती चीज का सामना करते हुए थोड़ी सी भी समझ वाला कोई भी जीव जानता था कि ये उनके भाग्य का एक मोड़ था, और चाहे इसके लिए मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े, वो इसे हाथ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए हालांकि वो अब एक लेवल 10 का जानवर था और मौजूद किसी भी जीव से अकेले में नहीं डरता था, जैकी चैन इस बारे में ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगर उस पर मिलकर हमला किया गया तो क्या होगा। हालांकि जैकी चैन को अचानक एक ऐसी चीज़ का एहसास हुआ जिसे उसने पहले नज़रअंदाज कर दिया था। इल्यूजन ट्री ऐसी जगहों पर उगता था जहां स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर होती है। वो जानता था कि बाहरी दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी की रिकवरी अभी भी काफ़ी कम है। आज के बड़े भूकंप के बाद भी धरती अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन ये अभी तक भरपूर स्पिरिचुअल एनर्जी के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंची है। फिर भी ये प्रॉम्प्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये घाटी पहले वैंग्यून माउंटेन में नहीं थी, बल्कि आज के भूकंप के कारण प्रकट हुई है? जैकी चैन ने एक गहरी सांस ली और सच में उस अजीब एनर्जी को महसूस किया जो उसने शाओफांग के घर पर महसूस की थी। उससे बिल्कुल अलग थी। अगर वो जगह पानी जैसी पतली थी तो ये जगह गाढ़ी थी। आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी का स्टैंडर्ड पूरा हो गया है। होस्ट ब्रेक थ्रू के लिए एक सुरक्षित इलाका ढूंढ सकता है। जैसे ही जैकी चैन को इसका एहसास हुआ, वर्चुअल पैनल पर यह प्रॉम्प्ट अपने आप दिखाई देने लगा। बिल्कुल, जैकी चैन ने रेल बीस्ट के बाद पैरेंथेसिस में नाइक ब्रेक थ्रू शब्दों को देखा और सिर हिलाया। खासकर अंत में लिखा नोट, इस ब्रेक थ्रू में लगभग 1 घंटा लगेगा और ये 5 किलोमीटर के दायरे में बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, जिससे होस्ट के शरीर को साफ करने के लिए एक स्पिरिचुअल एनर्जी का तूफान बनेगा। होस्ट के पास अपनी रक्षा करने की कोई शक्ति नहीं होगी और उसे रोका या परेशान नहीं किया जाना चाहिए, वरना सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि एक सुरक्षित इलाका और ब्रेक थ्रू की रक्षा के लिए एक काबिल गार्ड ढूंढा जाए। ये शर्तें सच में बहुत कठिन है, जैकी चैन ने आह भरते हुए कहा। बिल्कुल, एक ऊंचे रेल में प्रवेश करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि ये इल्यूजनरी स्पिरिट फ्रूट कब पकेगा। वो ब्रेक थ्रू को अभी के लिए टाल देगा और पहले इन 3 फलों को हासिल करेगा। जैकी चैन ने सोचा और उसके दिमाग में एक प्लान बन गया। वो ब्रेक थ्रू को अभी के लिए टाल सकता था क्योंकि कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन अगर उसके सामने का खजाना छीन लिया गया तो ये उस बतख जैसा होगा जो खाने से पहले ही उड़ गई। इंतजार करो और देखो।
उन लोगों को देखते हुए जो अपनी जान जोखिम में डालने और इल्यूजनरी स्पिरिट वुड पर पागलों की तरह झपट्टे मारने को तैयार थे, जैकी चैन के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। जंगल का नियम ऐसा ही है, ताकतवर कमजोर का शिकार करता है। जैसे ही जैकी चैन रिप्लेसमेंट स्पिरिट फ्रूट के पकने का इंतजार कर रहा था, उसके पीछे लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर एक मजबूत और हट्टा-कट्टा आदमी झाड़ियों को हटाते हुए घाटी की तरफ आ रहा था। वो हट्टा-कट्टा आदमी सिर्फ एक शॉर्ट स्लीव टी-शर्ट पहने हुए सर्दियों की ठंड से बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था, बल्कि उसे थोड़ी गर्मी भी लग रही थी। उसकी बाहों पर नसें उभर आई थीं और उसने अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लटका रखी थी। मास्टर, उसने सोचा, मुझे इस सुनसान जंगल में खजाना कहाँ मिलेगा? मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा हूं और एक भी निशान नहीं मिला। मैं तो भूकंप में लगभग जिंदा दफन हो गया था। उस आदमी ने अपने सामने की शाखाओं को हटाया, रुका और आसपास देखा। अचानक एक अजीब खुशबू उसकी तरफ आई, एक सच में अजीब गंध। वो लगभग उसके जाल में फंस ही गया था। एक पल के चक्कर के बाद उसके गले में लटका एक जेड का पेंडेंट अचानक हल्की हरी रोशनी छोड़ने लगा और वो होश में आ गया। ये खजाना, वो बूढ़ा झूठ नहीं बोल रहा था, ये खजाना है, उसने चिल्लाकर कहा। उसने जल्दी से अपने सीने से जड़े का पेंडेंट हटाया, उसे अपनी आंखों तक उठाया और उस आदमी के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर दर्द की एक झलक आई, क्योंकि एक बार के पूर्ण जड़े के पेंडेंट पर एक दरार आ गई थी, जो उसकी सतह के 1/3 हिस्से तक फैली हुई थी। भाभी, तुमने इस बार सच में सोना हाथ मारा है। भले ही ये नकली है और वो भी एक कम ग्रेड का खराब वाला, लेकिन ये एक नाजुक पल में तुम्हारी जान बचा सकता है। उसे याद आया कि 1 लाख सिल्वर डॉलर में ये जड़े पेंडेंट खरीदने के बाद पांजायान एंटीक मार्केट में उसके पास खड़े बूढ़े आदमी ने उसे एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा था और कुछ कहा था। उस समय उसे इसका मतलब समझ नहीं आया था। उसे बस जेड के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ था, उसके पास जाने की एक अदम्य इच्छा, एक उत्साह का एहसास। उसने बूढ़े आदमी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। अब ऐसा लगता था कि वो बूढ़ा आदमी, जो इतना अजीब लगता था, सच में कुछ दूरदृष्टि रखता था। शायद इस खुशबू का स्रोत ही वो खजाना था। हट्टे-कट्टे आदमी ने एक पल सोचा, फिर वो एक पल के लिए हिचकिचाया, इतनी दूर से खुशबू की एक झलक लगभग पकड़ते हुए। अगर वो आगे बढ़ता तो जेड का पेंडेंट अभी भी कुछ बार अपनी रहस्यमय शक्ति छोड़ सकता था। लेकिन फिर भी जब से बूढ़े आदमी ने उसे वांग्यून माउंटेन्स में खजाना ढूंढने के लिए कहा था, उसे वहां होना ही चाहिए। अब जबकि खजाने का स्रोत मिल गया था, तो उसे हिचकिचाने और ज्यादा सोचने की क्या जरूरत थी। हट्टे-कट्टे आदमी के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। वो खुशबू के स्रोत की तरफ आगे बढ़ा। एक हल्की हवा चली और शाम हो चुकी थी। ड्रैगन की आंखें पासी के 3 सोल रिप्लेसिंग फलों पर टिकी हुई थी। ज्यादा देर तक ध्यान भटकाने की हिम्मत नहीं हुई। समय धीरे धीरे बीता और आसमान पूरी तरह से अंधेरा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि तीनों सोल रिप्लेसिंग फल रात में खून लाल रोशनी के झटके छोड़ रहे थे और ज्यादा से ज्यादा चमकदार हो रहे थे। ये था जैसे ही फल पक्का, जैकी चैन ने देखा कि उसका रंग चमकदार हो गया और उसकी खुशबू तेज हो गई। वो तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ दौड़ा। आगे बचे हुए जंगली जानवर और जहरीले कीड़े सब मर चुके थे। हर एक गंभीर रूप से घायल था। उनके शरीर पहाड़ों की तरह ढेर लगे हुए थे। खून नदियों की तरह बह रहा था। हवा में खून की गहरी बदबू लड़ाई की भयंकरता को बता रही थी। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वो इन थके हुए जीवों को लगभग उखाड़ सकता था। सच में एक खजाना है। जैसे ही जैकी चैन आगे बढ़ रहा था, पीछे से एक आदमी की आवाज आई। जैकी चैन रुक गया, तुरंत सतर्क होकर रुक गया। इस अनपेक्षित आगंतुक का सामना करते हुए उसे अपनी योजनाएं बदलनी पड़ी। वो स्पिरिट फ्रूट पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। अपने हेवनली आई मैप का इस्तेमाल आसपास के इलाके की जांच के लिए करना भूल गया था। आसपास का माहौल अभी भी उसकी अपनी लापरवाही थी। हालांकि जैकी चैन ने देखा कि उसके सामने वाला आदमी हर कदम पर थोड़ा संघर्ष कर रहा था और उसने अपने सीने पर एक जेड का पेंडेंट पहना हुआ था, जो कभी-कभी हल्की हरी रोशनी छोड़ता था। इसके अलावा ये आदमी इस ठंडे मौसम में अपने ऊपर के शरीर पर सिर्फ एक शॉर्ट स्लीव्ड शर्ट पहने हुए था और उसकी बाहों पर मांसपेशियां साफ तौर पर नसों से उभरी हुई थीं, जो इस बात का संकेत था कि वो एक ट्रेंड फाइटर था। हालांकि उसे उसकी विशिष्ट शक्ति नहीं पता थी। अपनी फायरी आइस से कुछ एनर्जी खर्च करके जैकी चैन ने सीधे 100 मीटर पीछे खड़े हट्टे-कट्टे आदमी को देखा। रेस, ह्यूमन, रेल्म, बीस्ट, लेवल 10, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100, मैक्सिमम एजिलिटी 85,
मैक्सिमम फिजिक 88, मैक्सिमम आर्मर 70, मैक्सिमम एंड्योरेंस 57, मैक्सिमम टेलीकाइनेसिस 45, टॉप स्किल मंकी फिस्ट। वाह, इस आदमी के एट्रीब्यूट्स भी बुरे नहीं हैं। उसकी ताकत 100 पॉइंट्स तक पहुंच गई है और उसकी फुर्ती और शरीर भी 85 पॉइंट से ऊपर है। जैकी चैन अपने पुनर्जन्म के बाद से सबसे मजबूत इंसान को देखकर चुपके से हैरान था। लिन हाओ क्वान नाम सुनकर ही कोई बता सकता था कि वो एक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर था। हालांकि उसकी वर्तमान पीक लेवल 10 की शक्ति के साथ उसे हराना, यदि उसे हरा नहीं पाता तो बहुत आसान होगा। जैसे ही जैकी चैन अपने सामने के हट्टे कट्टे आदमी को देखने के लिए मुड़ा, उस आदमी ने भी जैकी चैन को देख लिया। डैम, कितना बड़ा किंग कोबरा है! क्या ये एक स्पिरिट बनने वाला है? उस आदमी ने हाँपते हुए कहा। इसके अलावा उसने जैकी चैन से एक जानलेवा खतरा महसूस किया। ये आदमी निश्चित रूप से एक जानवर है। सच में, स्पिरिचुअल एनर्जी के पुनरुत्थान के साथ हर तरह के जंगली जानवरों में म्यूटेशन हो गया था। आदमी ने सावधानी से अपनी सुरक्षा बनाए रखी। भले ही उसके सीने पर जड़े के पेंडेंट से निकलने वाली रहस्यमयी शक्ति ने उसे भ्रम में पड़ने से रोक लिया, लेकिन उसका सफर बेहद मुश्किल था। हर कदम एक संघर्ष था। कई बार उसने खजाने की खोज छोड़ने का भी सोचा, लेकिन अंत में खजाने के विचार ने उसे यहाँ तक पहुँचने में मदद की। बिल्कुल नहीं, ये खजाना मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं ले सकता। हट्टा कट्टा आदमी बड़बड़ाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, बड़बड़ाते हुए, ये सिर्फ एक विशाल सांप है, डरने की क्या बात है, मैं बस इस जानवर को मार दूंगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि आगे के 3 चमकते लाल फल क्या हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो इतने सारे जहरीले कीड़ों और खतरनाक जानवरों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई को भड़का सकती है। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बूढ़ा आदमी अक्सर उससे कहता था कि मार्शल आर्ट्स के रास्ते में ना सिर्फ मेहनत और प्रतिभा की ज़रूरत होती है, बल्कि और शायद सबसे महत्वपूर्ण, मौके की भी। हर अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति मूल रूप से एक चुना हुआ होता है, जिसे स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए आज का मौका, अगर आप किस्मत आपके सामने होने पर हार मान लेते हैं तो आपको जिंदगी भर पछतावा होगा। एक कोशिश करो और हो सकता है आप अपनी जिंदगी बदल दो। मजबूत आदमी ने दृढ़ता से अपना पहला कदम उठाया। जैकी चैन कोई झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन अनपेक्षित रूप से ये अनपेक्षित बाधा कहीं से आ गई। डैम इट, लगता है मुझे पहले इस आदमी से निपटना पड़ेगा। जैसे ही मजबूत आदमी ने वो कदम उठाया, जैकी चैन भी हिल गया। उसका शरीर धुंधला हो गया, एक धुंध बन गया। हवा में एक सनसनाहट की आवाज़ गूंज उठी। 100 मीटर दूर उसने कुछ ही सांसों में दूरी तय कर ली। डैम, कितनी तेज है! जैसे ही जैकी चैन बिजली की तरह आगे बढ़ा, मजबूत आदमी हैरान होने के बावजूद घबराया नहीं। उसने तुरंत अपनी स्थिति बदली, अपने आगे के पैर को दाईं तरफ घुमा दिया। उसका पूरा शरीर एक चक्रवात की तरह जैकी चैन के हमले से बचने के लिए घूम गया। उसकी प्रतिक्रिया की गति आम थी, लेकिन फिर भी थोड़ी धीमी थी। अपने प्रतिद्वंदी को अपने हमले से बचने की कोशिश करते देख जैकी चैन ने कोई और हरकत नहीं की, बल्कि अपना सिर थोड़ा सा साइड में उठाया और फिर जहर की एक धार निकल गई। उसी समय हट्टा कट्टा आदमी, जो अभी अभी अपनी रोल से खड़ा हुआ था, ये देखकर चौंक गया कि जैकी चैन उस पर जहर छिड़क रहा है। जहर ने उसके ऊपर के शरीर को ढक लिया, जो ज्यादातर उसकी शॉर्ट स्लीव शर्ट से ढका हुआ था। इस तरह के कपड़े, जिसमें उसकी छाती और बाहें ज्यादातर खुली हुई थी, ने जैकी चैन को जहर छिड़कने का बिल्कुल सही मौका दिया। हट्टे कट्टे आदमी ने जैकी चैन के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पास पीछे हटने के लिए बहुत कम जगह थी और उसका पिछला नज़दीकी बचाव भी काफ़ी एनर्जी खर्च करने के बाद मजबूत आदमी को एक और अत्यंत स्टंट करने से पहले रिकवर होने के लिए समय की ज़रूरत थी। इतने बड़े किंग कोबरा के जहर का सामना करते हुए वो लापरवाही नहीं कर सकता था। उसने खुद उस सांप का जहर देखा था, और वो सिर्फ लगभग 4 मीटर लंबा किंग कोबरा था। उसके सामने ये विशाल जानवर उन 4 मीटर के नमूनों से आकार और लंबाई दोनों में बहुत आगे था। कौन जानता था कि उसका जहर कितना असरदार था। मजबूत आदमी ने फुर्ती से घूमा और पीछे झुका, जहर से बचने की कोशिश करते हुए। लेकिन ये जैकी चैन था, उसने हमले का पूरा अनुमान लगाया था और इससे बचना इतना आसान नहीं था। अंत में उसके रिएक्ट करने से पहले ही जहर का एक बड़ा हिस्सा उसकी छाती और गर्दन पर गिरा। बेहद करोसन जहर ने उसकी त्वचा को तेजी से घुला दिया और उसके शरीर में घुस गया। मजबूत आदमी तुरंत डर से चिल्लाया, अनजाने में 2-3 कदम पीछे हट गया। हालांकि उसका पीछे हटना अप्राकृतिक रूप से रुक गया।
जो साफ तौर पर इस बात का संकेत था कि जहर का पैरालाइजिंग असर हो रहा था। सुरक्षा के लिए जैकी चैन का शरीर फिर से धुंधला हो गया जब वो सीधे हट्टे-कट्टे आदमी पर झपटा जो डर से घूर रहा था। आदमी ने संघर्ष करने की कोशिश की, एक मुक्का मारा, लेकिन पाया कि उसका शरीर अचानक अनियंत्रित हो गया। उसकी मुट्ठी कमजोर और शक्तिहीन थी, एक बिगड़ी हुई औरत की तरह, बिल्कुल। शक्तिहीन। मौके का फायदा उठाते हुए जैकी चैन इस सही मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। 3 फलों से निकलती रोशनी को और चमकदार होते देख जैकी चैन जानता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। उसे इसे जल्दी से खत्म करना था। मौत का एक फंदा तेजी से हट्टे-कट्टे आदमी के शरीर के चारों ओर लिपट गया। आदमी ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर कुछ ही समय में अकड़ने लगा। डैम इट, उसने सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ हार जाऊंगा। आदमी की आंखों में पछतावा और अफसोस झलक रहा था। बूढ़े आदमी के अनुसार वो सदी में एक बार होने वाला मार्शल आर्ट्स प्रतिभा था। अगर वो समय से पहले ना मरता तो वो निश्चित रूप से। उसने काफी सफलता हासिल की थी, लेकिन अब वो मरने वाला था। भविष्य के बदलाव अब उससे संबंधित नहीं होंगे। जैकी चैन ने अपनी पकड़ मजबूत की। अगर उसने आदमी के अचानक संतुलन खोने का फायदा उठाकर उस पर जहर ना छिड़का होता तो दोनों अभी भी लड़ाई में उलझे हो सकते थे। समय धीरे धीरे बीता और बीच में कसकर बंधा हट्टा-कट्टा आदमी अपनी जान खो चुका था। उसकी आंखें खुली की खुली थीं, इस दुनिया के लिए एक लालसा से भरी हुई। भाई, मुझे दोष मत देना, अगले जन्म में ज्यादा होशियार रहना। जैकी चैन ने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की। सच कहूं तो अगर ये आदमी उसी वक्त मुड़कर चला जाता तो वो उसे जाने देता। लड़ाई लंबी चली लग रही थी, लेकिन ये सिर्फ 1 या 2 मिनट की थी। जैसे ही जैकी चैन ने हट्टे-कट्टे आदमी की लाश को पूरी तरह से छोड़ा, खुशबू अचानक गायब हो गई। जैकी चैन तुरंत फैंटम टूम के नीचे खुली जगह की तरफ बढ़ा, क्योंकि उसने पाया कि बचे हुए जंगली जानवर सीन को खाली आंखों से देख रहे थे। ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ था, जैकी चैन के पास रिएक्ट करने का समय था। वो इस समय इल्यूजनरी स्पिरिट ट्री से लगभग 1 मील दूर था। उसने अभी अभी अपनी अल्टीमेट स्प्रिंट का इस्तेमाल किया था और 100 पॉइंट्स के फिजिक के तेजी से सर्कुलेट होने के साथ उसका शरीर तेजी से अपनी एनर्जी रिप्लेनिश कर रहा था। जैकी चैन ने एक गहरी सांस ली और एक और अल्टीमेट स्प्रिंट शुरू की। वो बस इन जीवों की रिएक्ट करने से पहले 3 रिप्लेसमेंट स्पिरिट फ्रूट्स को जल्दी से पकड़ना चाहता था। उनके निगलने से पहले भले ही बचे हुए जीव रिएक्ट करते, बहुत देर हो चुकी होती। जैसे ही जैकी चैन का शरीर भूत की तरह हिलने लगा, बचे हुए जानवरों में से एक जंगली सुअर और एक काले भालू ने रिएक्ट किया। इसके अलावा वो इल्यूजनरी स्पिरिट ट्री के सबसे नज़दीक थे। जैकी चैन उनकी रिएक्शन स्पीड से चुपके से हैरान था जब उसने दोनों जीवों को रिप्लेसमेंट स्पिरिट फ्रूट्स की तरफ जाते देखा। आखिरकार बाकी बचे हुए जानवरों में से ज्यादातर अभी भी बेहोशी में थे, कुछ समय के लिए रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। तेजी से जैकी चैन का शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया, हवा में परछाइयां छोड़ते हुए। हवा को चीरने की उसकी आवाज पटाखों की तरह थी, लगातार। जैसे ही वो पास पहुंचा, दोनों जीव पीछे मुड़कर देखते हुए उनके पीछे की विशाल आवाज ने अनजाने में उनका ध्यान खींच लिया था। इस छोटे से विराम ने जैकी चैन को एक मौका दिया। पूरी ताकत से उसने तेजी से उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया। जंगली सुअर और काले भालू उन्हें देखकर डर का एक संकेत दिखाने से नहीं रोक सके, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं देखा था कि दूसरा क्या है। बहुत पीछे रह जाने से पहले हालांकि दोनों हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपना हमला जारी रखा। कम चांस के बावजूद ऐसे खजाने का सामना करते हुए वो हार कैसे मान सकते थे? जैकी चैन ऑफ कोर्स उनके विचारों की परवाह नहीं करता था। जल्द ही वो पेड़ तक पहुंच गए। 3 रिप्लेसमेंट स्पिरिट फ्रूट्स उसके खुले मुंह से बिना हिचकिचाहट के निगल लिए गए। डिंग, होस्ट ने रिप्लेसमेंट स्पिरिट फ्रूट्स निगल लिए हैं और एक नया स्किल हासिल किया है, मेंटल इल्यूजन। अगर किसी टारगेट की मानसिक शक्ति होस्ट से कम है और वो होस्ट से आंख मिलाता है तो मानसिक भ्रम में पड़ने की 10% संभावना है। इस मानसिक स्थिति में टारगेट को होस्ट की इच्छा के अनुसार एक सुंदर सपना या एक बुरा सपना दिया जा सकता है, जिससे वो खुद को बाहर निकलने में असमर्थ हो जाते हैं। होस्ट टारगेट को आत्म नुकसान सहित कई कार्यों को करने के लिए गाइड कर सकता है। मेंटल इल्यूजन डालते समय होस्ट दूसरे ऑपरेशन नहीं कर सकता, अन्यथा इसे एक बाधा माना जाता है। टारगेट की मानसिक शक्ति जितनी अधिक होगी, सिस्टम जितनी तेजी से मानसिक भ्रम को एक्टिवेट करता है, उतनी ही अधिक मानसिक एनर्जी खर्च करता है। मानसिक भ्रम डालने के बाद
होस्ट कुछ समय के लिए मानसिक थकान की स्थिति में रहेगा। हर मिनट के मेंटेनेंस में कम से कम 10 पॉइंट्स मानसिक एनर्जी खर्च होती है। मानसिक एनर्जी जितनी अधिक होगी, मानसिक थकान उतनी ही कम होगी और रिकवरी उतनी ही तेज होगी। सिस्टम की सूचना सुनकर जैकी चान अपनी जीभ बाहर निकालने से नहीं रोक सका, इस विश्वास के साथ कि उसने एक नया जीवन रक्षक स्किल हासिल किया है और ये इतना शक्तिशाली और भयंकर था। अगर उसने इस नए स्किल का अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तो वो लगभग लड़ाई का रुख पलट सकता था। पेड़ पर लगे 3 रहस्यमयी फलों को अपने सामने के विशाल अजगर द्वारा निगलते देख जंगली सुअर और काले भालू गुस्से में दहाड़ने लगे। वो जैकी चान के स्वार्थी व्यवहार पर गुस्सा थे, जिससे उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया था। दोनों जानवरों की दहाड़ ने अंत में जानवरों को जगा दिया। हालांकि वो अब लगभग पूरी तरह से घायल और थक चुके थे। अगले युद्ध में भाग लेने का कोई मौका नहीं था। न सिर्फ वो अपनी पीक कंडीशन में नहीं थे, बल्कि अपनी सबसे मजबूत स्थिति में भी कुछ बचे हुए जानवरों के अलावा बाकी सिर्फ दूर छिप सकते थे। सूअर और काले भालू मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे थे। उनके शरीर दूसरे बचे हुए जानवरों से अलग नहीं थे, सिवाय इसके कि वो सबसे पहले होश में आए थे। खासकर काले सांप की बिजली जैसी गति को देखते हुए, जो अभी अभी उनके पास से गुजरा था, ये साफ था कि उन दोनों का दूसरे के मुंह से 3 स्पिरिट फ्रूट्स छीनने की कोशिश करना एक ख्याली पुलाव था। बिना मदद के वो हिचकिचा रहे थे। सिर्फ कमज़ोर गर्जन करके अपने गुस्से को जाहिर कर सकते थे। चेंगलोंग ने अपने सामने 2 सेनापतियों को तिरछी नज़र से देखा। उनके समर्थित हमले उसके शक्तिहीन क्रोध को बढ़ा रहे थे और वो बेहद 2 जंगली सुअरों और भालुओं का हास्यास्पद दृश्य, जिन्होंने पहले से ही अपना पेट नहीं भरा था, अचानक मुड़कर उन्हें देखने लगे। उनके नए स्किल के प्रभावों को परखने के लिए बिल्कुल सही था। काले विशाल सांप की निगाह उन पर पड़ते देख सुअर और भालू कांप गए और तुरंत अपने लापरवाह व्यवहार को रोक दिया। सिर्फ भौंकने वाले थे, काटने वाले नहीं। वो पूरी तरह से शक्तिहीन थे, सिर्फ अपने डर और क्रोध को जाहिर करने के लिए एक नाटक कर रहे थे। उन्होंने सावधानी से सांप की हरकतों को देखा, अपनी सतर्कता को ढीला करने की हिम्मत नहीं की और यहां तक कि किसी भी पल भागने के लिए तैयार थे। वहां दर्जनों बचे हुए जीव मौजूद थे, बड़े और छोटे। विशाल काला सांप अपनी आंखें उन पर हमेशा के लिए गड़ाए नहीं रख सकता था। उनके पास अपनी बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता के बारे में विस्तार से जांच करने का समय नहीं था। ये सावधान, चौकन्नी निगाह जैकी चान को एक मौका दिया। जिस पल उनकी निगाहें मिली, एक शक्तिशाली मानसिक लहर एक मानसिक भ्रम के साथ सीधे उनकी आंखों से होकर उनके दिमाग में प्रवेश कर गई। एक पल में विशाल काला सांप, भालू और जंगली सुअर तुरंत 2 जीवंत कठपुतलियों में बदल गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब उन पर बॉक्स लगा था। उनकी आंखें खाली हो गईं, सफल। हालांकि चांस सिर्फ 10% था, लेकिन वो अनपेक्षित रूप से अपनी पहली कोशिश में ही सफल हो गए। जैकी चान कुछ हैरान था, लेकिन खुश भी था। जैकी चान का आदेश मिलने के बाद दोनों विशाल जीव अचानक सबके सामने एक दूसरे से लड़ने लगे। इससे अनजान जंगली जानवर डर गए, जो तेजी से पीछे रट गए और उस इलाके से भाग गए। उनकी लड़ाई ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया। घाटी में जहां कुछ समय के लिए शांति थी, बचे हुए शिकारियों ने अपने दांत नजदीक के शिकार पर दिखाए। हालांकि वो कितनी भी तेजी से पीछा करते, कोई भी जैकी चान के इलाके के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। ये सिर्फ सांप के विशाल आकार के कारण नहीं था, जो शिकारियों को बताता था कि इस काले सांप से उलझना नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण, काले भालू और जंगली सुअर के बीच पिछली लड़ाई एक साफ याद दिलाती थी कि ये ना सिर्फ खतरनाक था, बल्कि धूर्त भी था। खतरे से बचने और फायदा उठाने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें दूर रखा। बुरा नहीं, असर बहुत अच्छा है। जैकी चान 2 हट्टे-कट्टे आदमियों को पागलों की तरह लड़ते देख काफी संतुष्ट था। शुरुआती असर पहले से ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इन 2 मूर्खों पर अपनी मानसिक एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जिस पल उसने अपनी मानसिक एनर्जी छोड़ी, दोनों हट्टे-कट्टे आदमी तुरंत जमीन पर गिर गए। जोर जोर से हाँफ रहे थे। उन्हें होश आ गया। उनकी आंखों में बेहद घबराहट भरी हुई थी। जैकी चान ने बाहरी दुनिया के प्रति उनकी अनुभूति को नहीं रोका था, ना ही उसने उनके लिए कोई सपना बनाया था। उसने सिर्फ उनकी मानसिक एनर्जी को दबाया था और फिर उसी के अनुसार उसे गाइड किया था। ये कार्य उन्हें बर्फ की गुफा में डूब जाने का एहसास दिलाने का मूल कारण था। अपने शरीर पर नियंत्रण खो देना और
मजबूरी से अपने शरीर को दूसरों द्वारा निर्भय और लगातार लड़ाई में शामिल होने के लिए देखना, ये अमानवीय एहसास अभूतपूर्व होगा। जैकी चैन ने दोनों आदमियों के दिलों में विचारों को नज़रअंदाज कर दिया और ना ही कर सकता था। उसने मरे हुए मजबूत आदमी के सीने पर लगे जेड के पेंडेंट के बारे में सोचा। रहस्यमयी शक्ति वाले जेड के पेंडेंट ने अभी अभी उसका ध्यान खींच लिया था, लेकिन तीनों को पकड़ने के लिए रिप्लेसमेंट स्पिरिट फ्रूट को छोड़ना पड़ा। अब उसके पास रहस्यमयी जेड का पेंडेंट था, जो शाओ फैंग के शिष्य ग्रहण के लिए एक उपहार के रूप में काम आ सकता था। शायद ये कभी उसकी मदद करेगा। वो जमीन पर पड़े हट्टे कट्टे आदमी की लाश की तरफ तैरने लगा, दो बड़े जीवों के पास से गुजरते हुए। वो चौंक गए, सोचते हुए कि जैकी चैन उन्हें खत्म करने जा रहा है। हालांकि जैकी चैन ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, धीरे धीरे तैरते हुए गुजर गया। दोनों जीवों ने राहत की सांस ली, खासकर काले भालू ने, जिसकी आंखों में अचानक एक अजीब सा भाव दिखाई दिया, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो और एक फैसला लिया हो। उसने एक गहरी सांस ली और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका पूरा शरीर कमजोर और शक्तिहीन था। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार खुद को सहारा नहीं दे सका। काले भालू ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, सिर्फ फिर से जमीन पर जोर से गिरने के लिए। 6ठी बार तक ही वो अपने कमजोर और दर्द भरे पैरों को स्थिर करने में कामयाब हुआ। जंगली सुअर भी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, डर से अपने सामने जैकी चैन को देख रहा था। अपनी शक्ति थोड़ी सी पुनः प्राप्त करने के बाद उसने सावधानी से जैकी चैन से बचते हुए चट्टान के किनारे वो दौड़ने लगा। इस बीच जैकी चैन अपनी फायरी आइज का इस्तेमाल जेड के पेंडेंट के बारे में जानकारी जांचने के लिए कर रहा था। पेंडेंट को एक दोषपूर्ण नकल के रूप में वर्णित किया गया था, एक डिस्पोजेबल वस्तु जो निम्न स्तरीय अनियंत्रित मानसिक हमलों से खुद को साफ कर सकती थी, पहनने वाले के विवेक को बिना परेशान किए बहाल कर सकती थी। हर बार जब ये अपने मालिक की रक्षा करता था, पेंडेंट पर एक दरार आ जाती थी और इसका रंग थोड़ा फीका पड़ जाता। जब दरारें पूरे पेंडेंट को ढक लेतीं, उसे पूरी तरह से सफ़ेद कर देतीं, तो ये साधारण सफ़ेद जेड का एक टुकड़ा बन जाता। जैकी चैन एजर स्पिरिट पेंडेंट के विवरण को शून्य में देखते हुए थोड़ा चौंक गया। ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल बेकार थी, बल्कि साधारण थी। शायद इसे शाओ फैंग के लिए अच्छे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यहाँ तक कि एक सजावटी टुकड़े के रूप में भी। उसने हट्टे कट्टे आदमी के गले से पेंडेंट छीन लिया, उसे अपने मुंह में काट लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वो पूरी दोपहर बाहर थे। उसने पहले आग हुई और उसके बेटे के खाने के लिए कुछ शिकार पकड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अब ये असंभव लग रहा था। इसके अलावा उसके शिष्यों के बीच पहले से ही एक शिकार का मामला था, वो बाद में इस पर चर्चा कर सकते थे। जैसे ही जैकी चैन जाने वाला था, बड़ा काला भालू अचानक उसके सामने झपटा, अपने अंगों को मोड़कर और एक धमाके के साथ उसके सामने पेट के बल लेट गया। इस हरकत ने उसे पूरी तरह से उलझा दिया। ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या उसे मौत से डर नहीं लगता था? जैकी चैन ने अपने सामने लेटे बड़े काले भालू को अपनी आंखों में संदेह के भाव के साथ देखा और थोड़ा चौंकने से नहीं रोक सका। उसने अपनी जीभ उठाई और अपने सामने बड़े आदमी को नीचे देखा। सच कहूं तो इसे एक बड़ा काला भालू कहना गलत नहीं होगा। कम से कम अभी अभी जहरीले कीड़ों और खतरनाक जानवरों के समूह में इसका आकार ये सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन ये निश्चित रूप से बड़े वालों में से एक था। अपनी चील जैसी आंखों का इस्तेमाल करके इसके स्टार्ट्स देखने के लिए मैंने इसकी प्रजाति जांची। ब्लैक बेयर, बीस्ट लेवल 10, लेंथ 2.0 मीटर, शोल्डर हाइट 1.3 मीटर, वेट 250 kg, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100, मैक्सिमम एजिलिटी 30, मैक्सिमम फिजिक 88, मैक्सिमम आर्मर 75, मैक्सिमम एंड्योरेंस 60, मैक्सिमम टेलीकाइनेसिस 35। स्किल्स, आयरन टीथ, कॉपर फैंग्स, स्टील बेयर पॉज। वाह, इस आदमी के स्टैट्स बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं। एजिलिटी को छोड़कर जो थोड़ी कम है, बाकी सब 60 से ऊपर है और स्ट्रेंथ 100 से ऊपर है। यहाँ तक कि जैकी चैन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये आदमी इतना मजबूत होगा। आसानी से नियंत्रित किया गया भालू एक लेवल 10 का जानवर निकला, बिल्कुल जैकी चैन की तरह। हालांकि इसके एट्रीब्यूट स्लॉट्स में से सिर्फ 100 पॉइंट्स तक पहुंचा। जैकी चैन जानता था कि सिस्टम की उसके लिए आवश्यकताएं दूसरों के टेस्ट डेटा से अलग थीं। इस आदमी के एट्रीब्यूट्स उसके अपने से बहुत अलग लगते थे। फिर भी इस जंगल में वो अभी भी एक प्रभुत्वशाली शक्ति था। ये भालू क्या कर रहा था? ये उस जंगली सुअर की तरह भाग क्यों नहीं रहा था? उसका रास्ता रोक रहा था। उसका उद्देश्य क्या था? जैकी चैन ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि भालू क्या सोच रहा था। उसने कभी नहीं सोचा कि भालू उसके अधीन होना चाहता है।
जब भालू ने जैकी चान को अपना सिर उठाते देखा तो वो अनजाने में पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर कुछ याद आया और खुद को जमीन पर टिका दिया। उसका सर जमीन के और भी करीब हो गया, कांपते हुए और धीमी गर्जन करते हुए। इस पल जैकी चैन को अंततः एहसास हुआ कि यह आदमी साफ तौर पर उसके अधीन होना चाहता है, और वो खुशी की एक लहर महसूस करने से नहीं रोक सका। मैं काफी करिश्माई व्यक्ति हूँ, उसने सोचा, या यूं कहूँ कि सांप जैसी करिश्मा वाला सांप। जैकी चैन का दबंग ऑरा उमड़ रहा था। ये काफी अनपेक्षित था कि एक छोटा प्रशंसक सच में उसके पास आ जाएगा। उसके पीछे पीछे चलना चाहता है। इस बड़े काले रंग के मूर्ख आदमी का सामना करते हुए जैकी चैन ने स्वाभाविक रूप से उसे अपने साथ लेने का फैसला किया। एक मुफ्त के सहायक और अनुयायी को अपने साथ क्यों ना लिया जाए? लेकिन इस आदमी से कैसे संपर्क किया जाए? जैकी चैन को अचानक एक नई समस्या का एहसास हुआ। शाओफांग के साथ मानसिक संबंध स्थापित करने के अलावा उसने किसी अन्य जीव के साथ सक्रिय रूप से इस तरह का संचार स्थापित नहीं किया था, और उस समय ये शाओफांग ही थी जिसने किसी अजीब इत्तेफाक से उन्हें एक मानसिक समझौता करने के लिए प्रेरित किया था। अब वो नए तरीके के बारे में पूरी तरह से अनजान था, बिल्कुल अनिश्चित था कि कहाँ से शुरुआत करें। वो एक कोरे कागज की तरह था। खैर, कोरे कागज ठीक था। इसने उसे प्रयोग करने का एक मुफ्त मौका दिया। वो कैसे जानेगा कि वो नहीं कर सकता अगर वो कोशिश नहीं करता? तरीके हमेशा प्रयास और त्रुटि के माध्यम से खोजे जाते हैं। बड़े काले भालू को देखते हुए जैकी चैन मुस्कुराने से नहीं रोक सका। यहाँ एक मुफ्त मौका था। काले भालू ने चुपके से जैकी चैन का गला घोंट दिया, जिस नज़र पहले से ही कमज़ोर थी। उसने सिर्फ अनुमान से महसूस किया कि भालू उसे देख रहा है और कोई अनावश्यक हरकत नहीं की। इसलिए उसने अपनी कमर को ऊंचा उठाया और अपना सिर और भी नीचे कर लिया। जब से उसने एक शक्तिशाली व्यक्ति का साथ देने का फैसला किया था, उसे उसी तरह से व्यवहार करना था। उसके दिमाग में दूसरा पक्ष बेहद श्रेष्ठ था, उसे मारना आसान होगा। इसके अलावा सिर्फ बदला लेना उसके लिए काफ़ी नहीं था। अब इतने शक्तिशाली जीव का सामना करते हुए उसका अधीनस्थ बनने से उसके उन लोगों को खत्म करने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। डिंग, एक जीव ने स्वेच्छा से होस्ट के सामने आत्मसमर्पण किया है। क्या आप उसे एक सेवक के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? उसके आत्मसमर्पण को स्वीकार करने पर होस्ट को 100 पॉइंट्स, साइकिक पावर और सेवक से कुछ प्रतिक्रिया मिलेगी। इसके अलावा एक नया सोल इम्प्रिंट स्किल जोड़ा जाएगा। सोल इम्प्रिंट स्वेच्छा से या अनिच्छा से होस्ट के अधीन होने वाले जीवों पर लागू होता है। होस्ट आत्मा के अंदर एक आत्मछाप छोड़ सकता है, जिसे जीवन भर तोड़ा नहीं जा सकता। होस्ट की मानसिक शक्ति जितनी अधिक होगी, आत्मछाप लगाना उतना ही मुश्किल होगा। जब तक कि लक्ष्य सक्रिय रूप से अपनी मानसिक एनर्जी को नहीं छोड़ता, अन्यथा मानसिक एनर्जी से प्रतिक्रिया हो सकती है। आत्मछाप को हटाने का एक ही तरीका है कि होस्ट उसे सक्रिय रूप से हटाए, अन्यथा कोई और तरीका नहीं है। आत्मछाप वाले सेवक होस्ट के प्रति स्थायी वफादारी के अलावा अपनी आम स्थिति से अलग नहीं होते हैं। होस्ट के मानसिक एनर्जी रेंज के पास होने पर वो स्वतः होस्ट के एट्रीब्यूट ऑरा का आधा हिस्सा साझा करते हैं, जिससे उन्हें बढ़ने और अपनी लड़ाई शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। पहली बार आत्मा छाप का उपयोग करने पर बंधन की आवश्यकता 100 पॉइंट्स मानसिक एनर्जी है। दूसरी बार 1000 पॉइंट्स की आवश्यकता है। तीसरी बार 10,000 पॉइंट्स की आवश्यकता है, और इसी तरह। हर आत्मा छाप बेहद अनमोल है। कृपया इसका सावधानी से उपयोग करें। वर्तमान आत्मा छाप पहले स्तर पर है। एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके स्किल लेवल बढ़ाकर अधिक कार्यों और अपग्रेड्स को अनलॉक किया जा सकता है। जैसे ही जैकी चैन इस बड़े भालू से संपर्क करने का तरीका ढूंढ रहा था, सिस्टम की यांत्रिक आवाज उसके दिमाग में गूंजी। फिर ये सबटाइटल्स उसके सामने शून्य में प्रकट हुए। उसने अपनी जीभ चटकाई। आधे दिन से भी कम समय में उसने 2 नए स्किल्स हासिल कर लिए थे। उसकी किस्मत चरम पर थी। एक मानसिक भ्रम प्रतिद्वंद्वी को नियंत्रित कर सकता है, जिससे वो उसके द्वारा बनाए गए भ्रम में खो जाते हैं, और यहाँ तक कि उन्हें सजा भी दी जा सकती है। ये पहले से ही भयंकर था, और अब उसने एक आत्मा छाप हासिल कर लिया था। ये दबंग दास्ता कौशल सीधे प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को गुलाम बना लेता है। एक विचार से जीवन या मृत्यु का फैसला हो सकता है। ये बेहद शक्तिशाली था। जैकी चैन ने उसे सेवक के रूप में लेने से पहले ज्यादा हिचकिचाहट नहीं की। उसने तुरंत सिस्टम को जवाब दिया। साफ शब्दों में कहूं तो ये बड़ा भालू सच में मेरा उपकारी है। अगर उसने स्वेच्छा से मेरे सामने आत्मसमर्पण ना किया होता तो मैं इतना शक्तिशाली और असामान्य कौशल कैसे प्राप्त कर सकता था? इसलिए
मुझे ना सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, बल्कि भविष्य में मेरे नंबर 1 अधीनस्थ के रूप में मुझे कुछ जगहों पर उसकी अच्छी देखभाल भी करनी चाहिए। इंसान को दूसरों के प्रति आभारी होना चाहिए और सांप के प्रति और भी ज्यादा उपकार का बदला देना चाहिए और अपमान का बदला लेना चाहिए और आभार और क्रोध के बारे में साफ होना चाहिए। जैसे ही जैकी चैन ने आदेश दिया, एक रहस्यमय शक्ति उसके और बिग ब्लैक बेयर के दिमाग में मिल गई। दोनों ने महसूस किया कि उनके सिर में कुछ नया प्रकट हुआ है। थोड़ी देर बाद एक सरल ईमानदार आवाज जैकी चैन के दिमाग में गूंजी। जैकी चैन, जो शाओफांग से संपर्क कर रहा था, ज्यादा हैरान नहीं हुआ और जवाब में सिर हिलाया। जब से तुमने स्वेच्छा से मेरे सामने आत्मसमर्पण किया है, तब से तुम्हें बिग बेयर कहा जाएगा। अब से मैं बिग बेयर हूं और तुम मेरे बॉस हो, सरल बुद्धि बिग बेयर ने तुरंत जवाब दिया। सच तो ये है कि दोनों ही एक जैसी स्थिति में थे। वो धीरे धीरे सिस्टम द्वारा उनके दिमाग में डाली गई जानकारी को पचा रहे थे, इसलिए कोई संचार बाधा नहीं थी। ये दोनों के बारे में कुछ बुनियादी तथ्य थे। आत्मा छाप के अस्तित्व के साथ अब कोई संचार बाधा नहीं थी। चिंता थी कि यह आदमी उसे धोखा दे सकता है या कुछ रहस्य जान सकता है, इससे कोई फर्क नहीं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जैकी चैन ने शोंगदा को ये वादा दिया, जिससे उसकी धुंधली आंखों में तुरंत रोशनी आ गई। वो सिर्फ कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ना सिर्फ उसे अपने बॉस द्वारा मान्यता मिलेगी, बल्कि उसका भविष्य भी इतना उज्जवल होगा। वो उत्तेजित कैसे ना होता। मजबूत के सामने झुकना शर्मनाक नहीं था। शोंगदा ने नहीं सोचा कि उसने अपना पक्ष चुनने में कोई गलती की है। अब से अपने बॉस के पीछे चलते हुए वो हर दिन अच्छा खाएगा और पहनेगा। डिंग, होस्ट ने अपने पहले आत्मसेवक को अधीन कर लिया है। 100 पॉइंट साइकिक पावर प्राप्त की। एक नया स्किल सोल इम्प्रिंट प्राप्त किया। स्किल पावर प्राप्त की। ग्रेट इन्फिनिटी स्किल 1000 एनर्जी पॉइंट्स खर्च करता है और 10 मिनट के लिए स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट को 2 गुना कर देता है। जैसे ही जैकी चैन और शियोंगदा संपर्क कर रहे थे, सिस्टम की सूचना उसके दिमाग में फिर से गूंजी। होस्ट का एट्रीब्यूट अपनी वर्तमान अधिकतम सीमा को पार करने वाला है। कृपया आधे घंटे के अंदर ब्रेक थ्रू के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढें, अन्यथा आपका शारीरिक शरीर वर्तमान एट्रीब्यूट सीमा को सहन नहीं कर पाएगा और फट जाएगा। जैकी चैन सिस्टम के अभूतपूर्व आग्रह से चौंक गया। इस बार उसकी प्राप्तियां बहुत ज्यादा थीं। उसके एट्रीब्यूट्स उसके वर्तमान रियल्म की सीमाओं को पार कर गए, जिससे सिस्टम को उसे जल्दी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ा। उसे पहले एक सुरक्षित गुफा ढूंढनी थी। किस्मत से शियोंगदा उसके एडवांसमेंट के दौरान उसकी रक्षा कर सकता था। जैकी चैन ने तुरंत अपने हेवनली आई मैप को खोला ताकि आसपास का सर्वेक्षण कर सके। 30 मिनट से भी कम समय तेजी से गुजर रहा था। उसे समय के खिलाफ दौड़ना था। अब जबकि वो पहले से ही काफी बड़ा था, अपने कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ाने के लिए एकांत के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढना आसान नहीं था। हालांकि जल्द ही 2 बड़े नज़दीक से जुड़े नीले पत्थर, हर एक लगभग 10 फीट ऊंचा, 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित ने जैकी चैन का ध्यान खींच लिया। हेवनली आई मैप पर ये इन 2 बड़े नीले पत्थरों के नीचे एक गुफा दिखाएगा। हालांकि बहुत गहरा नहीं था, ये अपने कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ाने के लिए एकांत के लिए एक अच्छी जगह थी, और स्थान बहुत एकांत था जहां तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। वो बस शोंगदा को प्रवेश द्वार की रक्षा करने के लिए कह सकता था। ये उसकी वर्तमान स्थिति के लिए बिल्कुल सही था। शोंगदा को निर्देश देने के बाद वो अपने लक्ष्य की तरफ दौड़े। शोंगदा भी बेहद खुश था। उसने पाया कि उसने अपने मालिक को पहचान लिया है। एक पल में उसकी अपनी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई, शक्ति से भरपूर। वो अपने बॉस के जितना करीब होता, ये शक्ति उतनी ही प्रचुर हो जाती। ये बेहद रहस्यमयी था। हालांकि उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन इतनी लाभदायक चीज की जांच करने की क्या जरूरत है। इसके अलावा अपनी वर्तमान बुद्धि के साथ वो निश्चित रूप से सब कुछ नहीं समझ सकता था। इसलिए उसने बस अपने बॉस के पीछे चलने का फैसला किया। जल्द ही जैकी चैन शियोंगदा को दाखिन सिटी के किनारे ले आया। आदेश मिलने के बाद शियोंगदा ने खुशामद करते हुए कहा, बॉस, आप बिना चिंता के अंदर जा सकते हैं। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, पहले मुझे मारे। जैकी चैन ने सिर हिलाया और अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। नाइट विजन होने का मतलब था कि गुफा में कोई और दिक्कत नहीं थी। वहां ऐसे कोई जीव नहीं थे जो उसे खतरा पहुंचा सके, इसलिए वो पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ सकता था। सिस्टम ने ब्रेक थ्रू शुरू किया, जमीन पर चुपचाप लेटते हुए। चैंग लॉन्ग ने आदेश दिया और तुरंत ही शरीर के फटने और खून के दोबारा बनने के उस दर्दनाक एहसास में डूब गया।
फिर उसने एक हल्की हवा को बाहर आते महसूस किया, जो एक भंवर बनाकर उसके सिकुड़े हुए शरीर पर इकट्ठा हो गई। कुछ जानी पहचानी सी चीज हर तरफ से खींची आ रही थी, जो लगातार उसके घायल शरीर में मिल रही थी, उसके पूरे बदन में फैल रही थी और उसकी बनावट को मजबूत कर रही थी। क्या ये स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इतनी शुद्ध? भले ही उसने पहले भी कई बार एडवांसमेंट का दर्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन बड़े रियल्मों और लाइफ लेवल्स में ऐसी छलांग के जोखिम और पुरस्कार अक्सर बराबर होते हैं। यही मौत के दरवाजे का असली मतलब है। जो इसे पार करते हैं वो मछली की तरह ड्रैगन गेट से कूदकर आसमान छू लेते हैं। जो असफल होते हैं वो कब्र में सूखी हड्डियां बन जाते हैं और अंत में धूल बनकर उड़ जाते हैं। हालांकि दर्द पहले से 2 गुना ज़्यादा था, पर इस बार स्पिरिचुअल एनर्जी की लगातार सप्लाई थी, एक ठंडी अनुभूति जो इसे धीरे धीरे ताकत दे रही थी। जाकी चान की सहन शक्ति के भीतर समय धीरे धीरे गुजर रहा है। यहाँ की हलचल ने 5 किलोमीटर के दायरे के अन्य जंगली जानवरों और जहरीले कीड़ों का ध्यान खींचा, जहाँ से स्पिरिचुअल एनर्जी सोखी गई थी। जिनमें बुद्धि नहीं थी उन पर ज्यादा असर नहीं हुआ, वो हमेशा की तरह खाते सोते रहे। लेकिन जिन्होंने स्पिरिचुअल एनर्जी के समय थोड़ी बुद्धि हासिल की थी, उन्हें हालात की गंभीरता समझ आ गई और वो इस तूफान के केंद्र की तरफ दौड़ने लगे। किस्मत से इल्यूशनरी स्पिरिट ट्री से आकर्षित ज्यादातर जहरीले कीड़े और जानवर घाटी में मर चुके थे। बचे हुए जीव ज्यादातर बाहरी किनारे पर किस्मत वाले थे, इसीलिए उनकी गिनती बहुत ज्यादा नहीं थी। थोड़े दूर वाले लोग कुछ देर तक जगह नहीं ढूंढ पाए। जाकी चैन से निर्देश मिलने के बाद शोंगदा ने ईमानदारी से गुफा के दरवाजे की रक्षा की और वहां से हिला तक नहीं। ये पहला काम था जो उसके बॉस ने उसे सौंपा था और वो इसे असफल नहीं होने दे सकता था। वो अपने बॉस की सुरक्षा के लिए मरने को तैयार था। वो वहां बिना हिले डुले लेता हुआ बोर्ड लग रहा था, लेकिन उसके कान खड़े थे, आसपास की आवाज़ों को ध्यान से सुन रहा था और उसकी नाक समय समय पर हवा सूंघ रही थी। वो पूरा सतर्क था। समय धीरे धीरे गुजरा। कुछ ही मिनट बाद गुफा के दरवाजे के पास भेड़ियों का एक झुंड दिखा। ये अभी अभी आए हुए भेड़िए थे जो अपने आपसी झगड़े से बचकर निकले थे। इस ब्रेक थ्रू की हलचल बहुत शोर मचाने वाली थी। जो जानवर म्यूटेट हो रहे थे उनके लिए स्पिरिचुअल एनर्जी की ये जगह बहुत आकर्षक थी। हालांकि ये आकर्षक था, पर वो मूर्ख नहीं थे। उन्होंने कई 100 मीटर की दूरी से इस हलचल को देखा। चाहे वो दरवाजे पर खड़ा बड़ा काला भालू हो या अंदर से आने वाला अदृश्य दबाव, साफ था कि यहाँ जानवरों का एक नया राजा जन्म लेने वाला है। अगर ये सफल हुआ तो ये जंगल अपने नए मालिक का स्वागत करेगा, लेकिन अगर राजा फेल हो गया तो ऐसे जीव का शरीर उनके अपने एडवांसमेंट के लिए सबसे अच्छा टॉनिक होगा। इसलिए उन्होंने धैर्य से नतीजे का इंतजार किया। एक अच्छे शिकारी परिवार के रूप में उनके पास कमाल का धैर्य था। गुफा के बाहर पहाड़ी पर सिर्फ यही परिवार नहीं था। कोने में अलग अलग जीव 2-3 की टोलियों में दिखे। लगभग 1 मीटर लंबा नेवला, 4-5 मीटर लंबा सांप, 2 पूंछ वाली अलग आकार की लोमड़ियां और कई शिकारी। हालांकि वो पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जाकी चान के एडवांसमेंट से उत्पन्न दबाव के कारण, लेकिन उनमें से कोई भी गया नहीं। श्योंगदा ने भी दूर अंधेरे में छिपे उन बेचैन लोगों को देख लिया था। वो पहले उन्हें भगाना चाहता था, लेकिन अपने बॉस के निर्देशों को याद करके उसके पास वहीं बैठे रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। अभी के लिए तुम लोगों को चुपके से देखने दो। जब बॉस बाहर आएंगे तो मैं सबसे पहले तुमसे निपटूंगा। श्योंगदा की आंखों में एक क्रूर चमक आई। इस पल उसके दिमाग में जो भी जैकी चान के खिलाफ बुरा इरादा रखे, बिना किसी माफी के मार देना चाहिए। जैसे ही सभी ने जैकी चैन की तरफ से नतीजे का इंतजार किया, समय शांति से गुजर गया। आसमान में चमकता चांद धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और गुफा में जैकी चैन भी एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। उसका दिमाग इस समय पूरी तरह साफ था। भले ही वो अपने शरीर के ब्रेक थ्रू को कंट्रोल नहीं कर सकता था, पर सिस्टम पूरी प्रक्रिया को संभाल रहा था। शरीर की सफाई ऐसी थी जैसे हजारों बड़े हथौड़े हर मांसपेशी और हड्डी को पीट रहे हों और स्टील के ब्लेड हर इंच मांस को फाड़ रहे हों। ये बेहद पीड़ा पिछले छोटे स्तरों के दर्द से 10 या 100 गुना ज़्यादा ताकतवर थी। हर दर्द की लहर के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी मरम्मत किए गए हिस्से में उमड़ आती, जो एक ठंडी राहत देती। गर्मी और ठंड का ये चरम एहसास जाकी चान को खुशी भी दे रहा था और उसे बेचैन भी कर रहा था। हालांकि जाकी चान ने महसूस किया कि उसका शरीर हर मजबूती के साथ और ताकतवर हो रहा है और उसकी मानसिक सहन शक्ति ऐसी यातना के बीच और भी मजबूत हो रही थी। अंत में
जब बाहरी स्पिरिचुअल एनर्जी शरीर को दोबारा बनाने के लिए खींची नहीं जा रही थी तो उसके भीतर का दर्द तुरंत गायब हो गया और सिर्फ बेहद थकान बची। अचानक जैकी चान ने महसूस किया कि उसके शरीर के सारे स्केल्स एक साथ खुल गए हैं और उसने गुफा में बची अंतिम शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी की गहरी सांस ली। एक ताजगी भरी ठंडक ने उसकी कमजोरी और थकान को तुरंत दूर कर दिया, जिससे जैकी चैन जोश से भर गया। उस सांस ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो बादलों पर तैर रहा हो। डिंग, बधाई हो होस्ट, सफल एडवांसमेंट, लाइफ लेवल में बड़ी छलांग, पहला परफेक्ट एडवांसमेंट। एट्रीब्यूट्स वर्तमान लेवल के शिखर तक अपग्रेड हो गए हैं। इनाम SSS लेवल 2 ब्लड लाइन। ब्लड लाइन होस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने की गति और क्षमता को बढ़ा सकती है 512 गुना पोटेंशियल बूस्ट के साथ। नया स्किल बर्निंग ब्लड लाइन लेवल 1। थोड़े समय के लिए डबल एट्रीब्यूट बूस्ट मिलता है। बर्निंग ब्लड लाइन शक्ति के लिए 500 एनर्जी पॉइंट्स चाहिए और ये 10 मिनट तक चलती है। इसके बाद होस्ट कमजोरी की स्थिति में आ जाएगा जो 1 घंटे तक रहेगी। मैक्सिमम लेवल 9। इससे 512 गुना एट्रीब्यूट बूस्ट मिलता है। सिस्टम ने नया डेटा अपडेट किया है, कृपया बदलावों पर ध्यान दें। जैसे ही जैकी चैन आंखें बंद करके आराम महसूस कर रहा था, सिस्टम सूचना ने उसे वास्तविकता में वापस लाया। उत्सुक होकर जैकी चैन ने अपना पैनल खोला। जैकी चान। प्रकार स्नेक क्लैन। ब्लड लाइन SSSR 512 पोटेंशियल बूस्ट जो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड बढ़ाता है। बीस्ट सोल्जर लेवल 1/3 पर पहुंचने पर सभी 6 एट्रीब्यूट्स मैक्स आउट होने पर अगले लेवल पर जाने की अनुमति है। लंबाई 15 मीटर, वजन 300 kg, शेष जीवन 15 साल। लॉन्जेविटी जनरल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने से उम्र 20 साल बढ़ जाती है। अधिकतम शक्ति 199 + 200, 1 पॉइंट अटैक पावर 1 बढ़ाता है। अधिकतम फुर्ती 199। 201 पॉइंट मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है। अधिकतम शरीर 199 + 200, 1 पॉइंट रिकवरी 1 बढ़ाता है। अधिकतम कवच 199 + 200, 1 पॉइंट डिफेंस 1 बढ़ाता है। अधिकतम सहन शक्ति 199 + 200, 1.1 मिनट के आउटपुट के बराबर है। अधिकतम साइकिक पावर 199 + 210। एट्रीब्यूट्स 1 पॉइंट बढ़ने पर सोल प्रेशर और 10 मीटर रेंज, एनर्जी 20 पॉइंट्स बढ़ती है। 50 एनर्जी पॉइंट्स एक एवोल्यूशन पॉइंट में बदलते हैं। हर बड़े रेल्म एडवांसमेंट के बाद एवोल्यूशन पॉइंट्स बदलते हैं। एवोल्यूशन पॉइंट्स एनर्जी युक्त चीज़ों को खाने और स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने से मिलते हैं। जेम लेवल 100% तक बढ़ता है। एक बार जेम लेवल पूरा होने पर और भोजन एनर्जी नहीं मिल सकती। पाचन गति 1500% तक बढ़ जाती है। शिकार निगलने के 8 घंटे के भीतर जेम लेवल साफ हो जाता है। स्किल्स वेनम स्प्रे 4/10, अगले लेवल के लिए 400 एवोल्यूशन पॉइंट्स। टॉक्सिन इम्यूनिटी 1/10, अगले लेवल के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स। फायरी आइज 1/10, अगले लेवल के लिए हेवनली आई मैप 200 पॉइंट्स, अगले लेवल के लिए 200 पॉइंट्स। मेंटल इल्यूजन 100 पॉइंट्स, अगले लेवल के लिए 100 पॉइंट्स। सोल इनप्रिंट 100 पॉइंट्स, अगले लेवल के लिए 100 पॉइंट्स। बर्निंग ब्लड लाइन 109, अगले लेवल के लिए 100 पॉइंट्स। इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ 110, अगले लेवल के लिए 100 पॉइंट्स। बेशक कुछ बारीक बदलाव हुए हैं, ना सिर्फ उसकी प्रजाति किंग कोबरा से स्नेक हो गई है, बल्कि उसे ब्लड लाइन एट्रीब्यूट स्लॉट भी मिला है। सबसे जरूरी, उसकी पाचन गति भी बढ़ गई है और मजबूत हो गई है। जैकी चैन बड़बड़ाया। पहले 10 एनर्जी पॉइंट से 1 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता था, अब 50 पॉइंट से 1 मिलता है। कीमत 5 गुना बढ़ गई है। भले ही स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने का नया तरीका मिला है, पर यह तो लूट है। मुझे कई जगह एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। अगर मुझे पता होता तो मैं एडवांसमेंट के लिए इतनी जल्दी नहीं करता। मैं पहले उन स्किल्स को अपग्रेड कर सकता था। थोड़ी देर के लिए परेशान होकर जैकी चान ने खुद का मजाक उड़ाया। लालच की कोई सीमा नहीं होती। ठीक है बॉस, आपका एडवांसमेंट सफल रहा। जब जैकी चान का विशाल सिर श्योंगडा के पास दिखा तो वो चौंक गया। अगर उनकी आत्माएं जुड़ी ना होती तो श्योंगडा अपने बॉस को पहचान भी नहीं पाता। वो अचानक इतना बड़ा कैसे हो गया? इससे भी जरूरी, श्योंगडा ने महसूस किया कि उससे जुड़ी रहस्यमयी शक्ति और भी ताकतवर हो गई है। इससे वो बहुत खुश हुआ। बॉस जितना मजबूत होगा, उतना ही आसान उसका काम भविष्य में होगा। दबाव अचानक कम हो गया। गुफा के बाहर जो लोग नजरें गड़े बैठे थे, उन्हें गुफा से और भी ताकतवर दबाव महसूस हुआ। जैसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी तूफान खत्म हुआ, ज्यादातर लोगों ने राहत की सांस ली और पीछे हटने लगे। वो गुफा के डरावने जीव को गुस्सा नहीं दिलाना चाहते।
हालांकि कुछ निडर लोग थोड़ा पीछे तो हटे, पर पूरी तरह नहीं गए। इसके बजाय वो चुपचाप एक कोने में छिप गए, ये जानने के लिए कि बड़ा काला भालू किसकी रक्षा कर रहा था। ये बात सच हुई कि उत्सुकता मौत का कारण बनती है। शियोंगदा उन मूर्खों को मारने और उनकी लाशों को खींचने गया। जैकी चान की आंखों में ठंडी चमक आई। भले ही वो एडवांसमेंट के समय शक्तिहीन था, पर वो अच्छे से जानता था कि ये कितना खतरनाक और क्रूर था। अगर शियोंग उसका रक्षक ना था, तो अगर ये लोग अंदर आ जाते तो वो निश्चित रूप से मर गया होता। इसलिए जब वो पहले ही यहाँ थे तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उनका इरादा क्या था। उन्हें खत्म करना पहली प्रायोरिटी थी, बाकी बातें नरक के राजा से कर लेना। जैकी चैन का आदेश मिलते ही शियोंगदा जोश में आ गया। भले ही उसका पूरा ध्यान बाहरी दुनिया की रक्षा पर था, पर जैकी चैन के एडवांसमेंट से बने स्पिरिचुअल एनर्जी तूफान का फायदा उसे भी मिला था। कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में भी समाई थी, जिसने उसकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया था। वो अब लगभग लेवल 10 के शिखर पर था। आखिरकार स्रोत के तास होने पर चेले को थोड़ा फायदा तो मिलना ही था, जब बॉस बड़ा काम कर रहा हो। जैकी चैन के एट्रीब्यूट ऑरा के साथ वो हालात से आराम से निपट सकता था। वो जानवर जो अभी तक आगे नहीं बढ़े थे, उसके लिए बच्चों का खेल थे। एक दहाड़ के साथ शियोंगदा ने पहाड़ी रास्ते पर भेड़ियों के झुंड पर हमला कर दिया। जैकी चान धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला, आसपास देखते हुए। उसका शरीर, जो पानी के धब्बे से भी मोटा था और स्टील जैसे स्केल से ढका था, चांदनी रात में एक क्रूर राजा जैसा लग रहा था, जो ठंडी नज़रों से सब देख रहा था। किसी को जिंदा मत छोड़ो, ये जैकी चान का शियोंगदा को आदेश था, और एक परीक्षा भी। जब जैकी चान शियोंगदा के साथ शाओफांग के परिवार के पास लौटा, तो वांग गुई और उसके बेटे ने लगभग आधे दिन के बचाव के बाद उन्होंने गिरे हुए घर से कुछ जरूरी सामान निकाला और एक सुरक्षित जगह पर मेकशिफ्ट कैंप लगाया। अगला कदम सोचने के दौरान पिता, दादा और मास्टर आग के पास बैठे थे, जलने वाली लकड़ी की आवाज़ सुन रहे थे और उनके दिमाग विचारों से भरे थे। अचानक शाओफांग, जो उदास होकर आग को देख रही थी, जोश में खड़ी हो गई और अंधेरे में पहाड़ों की तरफ देखकर चिल्लाई, मिस्टर चेंग वापस आ गए। वांग हुई भी खुशी में उछल पड़ा और पास पड़ी एक कुल्हाड़ी से टकरा गया। आग की रोशनी में कुल्हाड़ी पर सूखा हुआ खून दिखा। बूढ़ा आदमी मुश्किल से खड़ा हुआ, उसके थके शरीर की आंखों में उम्मीद की किरण थी। जब जैकी चान उनके सामने आया तो उसका विशाल रूप देखकर उन्हें लगा कि ये कोई और विशाल जानवर है। खासकर शियोंगदा को उसके पीछे देखकर दबाव इतना ज्यादा था कि बूढ़ा वांग मुश्किल से सांस ले पा रहा था। गांव वाले डरे हुए थे। वांग गुई और उसके बेटे कांपने लगे। उनकी उम्मीद भरी आंखें पीली पड़ गईं। दादा, आप डर क्यों रहे हैं? ये सच में मेरे मास्टर हैं। शाओफांग जैकी चान के बदलाव से हैरान तो थी, पर उसे साफ महसूस हो रहा था कि ये विशाल सांप जैकी चान ही है। जैकी चान की थोड़ा मुस्कुराया। उसके शारीरिक बदलाव बहुत तेजी से हुए थे। 1 महीने से थोड़े ज्यादा समय में वो शराब के जार वाले छोटे सांप से इतना विशाल जीव बन गया था। डर लगना लाजमी था, थोड़ा भरोसा दिलाने के बाद, और क्योंकि शाओफांग धीरे धीरे शियोंगदा से घुल मिल गई थी, जैकी चान को पता चला कि उनके साथ क्या क्या हुआ। जैसे ही अंधेरा हुआ, वांग हुई और बेटे ने कैंप लगाया, पर तभी आवारा कुत्तों और बिल्लियों का एक झुंड अचानक कहीं से आया और उन पर हमला कर दिया। किस्मत से शाओफांग और बेटियां एक छोटे लकड़ी के घर में छिपी थीं। वांग हुई और बेटे की कोशिशों से, खासकर जब एगियो ने सबसे मजबूत काले कुत्ते पर कुल्हाड़ी से वार किया, तो वो डर और गुस्से में पीछे हट गए। भले ही वो चले गए थे, पर पिता बेटे ने ढील नहीं दी। वो बहुत थक चुके थे। भले ही उन्हें गहरी चोटें नहीं आई थी, पर उनकी हालत खराब थी। खासकर बूढ़े वैंग यूवे के शरीर पर कई खरौंतें थीं। वाह, ये तो बहुत तेज था। जैकी चान ने शाओफांग की बातें सुनकर आंखें सिकोड़ी। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह लौटने के बाद ना सिर्फ वो, बल्कि बाकी सारे जीव भी बड़े स्तर पर म्यूटेट होने लगे। सही कहा मास्टर, मुझे लगता है अब मैं मानसिक शक्ति से चीजों को हिला सकती हूँ। जब जैकी चान ये सोच रहा था, शाओफैंग ने शियोंगदा को परेशान करना छोड़ दिया और जैकी चान को अपना हुनर दिखाने के लिए तैयार हो गई। क्या ऐसा है? जैकी चान थोड़ा हैरान था। अगर ये लड़की बिना किसी की मदद के खुद ही ये स्किल सीख गई है, तो वो सच में एक जीनियस है। सच में एक खजाना मिल गया था। हाँ, अभी जब मैंने पापा और दादा को बाहर उन लोगों से लड़ते देखा तो मुझे चिंता होने लगी। पता नहीं कैसे आसपास के पत्थर और लकड़ियां उड़ने लगीं, जैसे उन्हें पता हो मैं क्या सोच रही हूँ। वो उन लोगों को लगने लगी,
पापा ने तो उस बड़े काले कुत्ते के बेहोश होने का फायदा उठाया और उसके सिर पर वार कर दिया। जैकी चैन की आंखें चमक उठीं। इस शिष्या के साथ उसे सच में एक हीरा मिला है, वो आगे उसकी बड़ी मदद करेगी। उसने अपने मुंह से जड़े पेंडेंट थूका और शाओफांग के सामने रख दिया। मास्टर, ये क्या है? ये बहुत सुंदर है। शाओफांग की नज़र तुरंत उस पेंडेंट पर गई। इससे तुम्हारी रक्षा होगी, इसे अपने गले में पहन लो, ये तुम्हारे मन को शांत रखेगा। धन्यवाद मास्टर। जैकी चैन की बातें सुनकर शाओफांग ने उस छोटे लकड़ी के घर की तरफ देखा। उसने पेंडेंट उठाया पर तुरंत पहना नहीं। इसके बजाय उसने इसे अपनी पॉकेट में रखा और मेकशिफ्ट घर के अंदर गई। ये लड़की बहुत संस्कारी है। जैकी चैन ने देखा कि वो अंदर क्या कर रही है। क्योंकि उसकी माँ दिन के भूकंप और रात के हमले से डरी हुई थी, वो अब अपने छोटे भाई के साथ सो रही थी। जब शाओफांग ने सुना कि ये पेंडेंट मन को शांत करता है तो उसे अपनी माँ का ख्याल आया। इसीलिए उसने पेंडेंट को अपनी माँ और भाई के बीच धीरे से रख दिया ताकि उन्हें सुकून मिले। जैकी चैन इससे बहुत संतुष्ट था। एक इंसान का चरित्र उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब वो एक जानवर के रूप में एक इंसान को शिष्य बना रहा हो। अगर इस लड़की का चरित्र साफ ना होता तो वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता। जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा है वो भविष्य में अपने मास्टर के साथ भी अच्छा रहेगा। वांगुई और उसका बेटा भी। भेड़िया राजा की लाश थी जो श्योंगदा उनके लिए लाया था। समय तेजी से बीता और अगला दिन जल्द ही आ गया। चलो पहाड़ से नीचे चलते हैं। जैकी चैन के आदेश पर श्योंगदा ने शाओफांग और उसके भाई को उठाया, जबकि वांगुई ने अपनी पत्नी और बुजुर्ग को सहारा दिया। सब लोग जैकी चैन के पीछे पीछे पहाड़ की तलहटी में बसे गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। लगभग सारी सड़कें टूट चुकी थी और हर जगह लैंडस्लाइड्स की वजह से दरारें बन गई थीं। वह समूह उस कीचड़ भरे रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष कर रहा था, जहां कई मछलियां और झींगे अब भी छोटे गड्ढों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। जब वो पहाड़ के नीचे बसे गांव पहुंचे तो वहां सिर्फ तबाही का मंजर था। चारों तरफ मलबा था और कोई जिंदा नहीं बचा था। घर गिर गए थे और घुटनों तक पानी भरा था। कभी कभी पानी पर लाशें तैरती दिखतीं, इंसानों, मुर्गियों और जंगली जानवरों की। कितना दर्दनाक था। कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा था। हालांकि जैकी चैन ने स्काई आई मैप से ये नज़ारा पहले ही देख लिया था, पर अपनी आंखों से देखकर अब भी थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। ये जगह वांगुई के घर के सबसे करीब थी, पर जमीन पर भूकंप और झील के पानी ने सब कुछ कागज की तरह तबाह कर दिया था। चलो देखते हैं अगर कुछ काम का बचा हो। जैकी चैन पहले घरों की तरफ गया, क्योंकि उसने शाओफांग के परिवार का साथ देने और उन्हें इंसानों के बीच अपना प्रतिनिधि बनाने का फैसला किया था। वो उन्हें इस तबाही में बसने में पूरी मदद करना चाहता था। जैसे ही वांगुई और उनका बेटा रहने वाली जगह में घुसे, 2 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में 30 साल का एक नौजवान 10 लोगों के साथ जान बचाकर भाग रहा था। उनके पीछे 5-6 खून जैसी लाल आंखों वाले सांड उनका पीछा कर रहे थे। ऐसा नज़ारा पूरी दुनिया में एक साथ दिख रहा था। आधे महीने बाद जैकी चैन का शरीर 20 मीटर से भी लंबा हो गया था और कल रात ही उसने हाई ग्रेड बीस्ट सोल्जर लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था। उसकी कमर अब पानी के टैंक से भी बड़ी थी और उसके स्केल्स स्टील से भी सख्त थे, जो धूप में चमक रहे थे। उसके पास श्योंगडा भी काफी बड़ा हो गया था। हाल ही में ढेर सारा खाना मिलने से उसने कई म्यूटेटेड मुर्गियों का शिकार किया था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जा रही थी। वो भी जूनियर बीस्ट सोल्जर बन गया था और 10 फीट ऊंचा दिख रहा था, जिसके कंधे किसी अडल्ट से कम नहीं थे। वो देखने में बहुत ही ताकतवर और रौबदार लग रहा था। वो दोनों अब 2-3 हजार लोगों के समूह के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। ये सभी उस कस्बे के बचे हुए लोग थे जहां शाओफैंग रहती थी, और रास्ते में दूसरे गांवों के लोग भी उनसे जुड़ गए थे। इस भयंकर भूकंप ने उनके घर तबाह कर दिए थे और उनके अपनों की जान ले ली थी। ये एक बड़ा नुकसान था। इससे भी बुरा ये था कि मुर्गियां और जंगली जानवर उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। वो जगह अब रहने लायक नहीं थी, इसलिए वहां से जाना जरूरी था। बाहरी दुनिया कैसी थी ये कोई नहीं जानता था। उस तबाह हुए कस्बे में 1 हफ्ते से ज्यादा इंतजार के बाद जब कोई मदद नहीं आई तो इन लोगों के पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ समझदार लोगों के कहने पर ये लोग बुजुर्गों और बच्चों को साथ लेकर निकल पड़े। अलग अलग औजार और ज़रूरी सामान के थैलों को पीठ और कंधों पर उठाए वो किसी शरणार्थी समूह की तरह आगे बढ़ रहे थे। सच कहें तो वो उस वक्त शरणार्थी ही थे। उनका अगला ठिकाना 100 किलोमीटर दूर एक ज़िला कस्बा था, जहां वो मदद की उम्मीद कर रहे थे।
टूटी सड़कों की वजह से गाड़ी चलाना नामुमकिन था और पैदल चलना भी मुश्किल था, इसलिए समूह बहुत धीरे चल रहा था, दिन में मुश्किल से 10-12 किलोमीटर। जो लोग साइकिल या मोटरसाइकिल चला सकते थे वो सामान लेकर आगे चल रहे थे और ज़रूरी चीज़ें ढूंढ रहे थे। बाकी बुजुर्ग और बच्चे सबसे पीछे धीरे धीरे चल रहे थे। किसी की अकेले जाने की या समूह छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। इस दुनिया में जहां अचानक अजीब जानवर आ गए थे, वहां सिर्फ एक ही अंजाम था। जिन लोगों ने खतरे को नहीं माना, उन्होंने दूसरों को दिखा दिया था कि सो कॉल्ड आज़ादी की कीमत क्या होती है। समूह में ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग थे। ताकतवर मर्द बहुत कम थे। सब धूल से भरे हुए और थके हुए लग रहे थे। समूह धीरे धीरे पक्की सड़क पर आगे बढ़ रहा था और कभी कभी ट्रांसपोर्ट टीम को ये बड़ा समूह मिला और वो उनके साथ जुड़ गए। समूह के चारों तरफ म्यूटेटेड पालतू जानवर, बिल्लियां, कुत्ते, सुअर और गायें लाल आंखों के साथ और खड़े बालों के साथ झाड़ियों और जंगल में छिपे अपने पुराने मालिकों पर हमला करने की ताक में थे। हालांकि ये जीव अभी पूरी तरह म्यूटेटेड जानवर नहीं थे और उनके पास जैकी चैन जैसी भयंकर ताकत नहीं थी, फिर भी वो इन बुजुर्गों, बच्चों और कमज़ोर इंसानों पर आसानी से हमला कर सकते थे। वो अक्सर झुंड में हमला करते और भाग जाते। 10 दिनों के म्यूटेशन के बाद इनमें से कुछ जानवरों के नए लीडर्स बन गए थे, जिनकी बुद्धि 7-8 साल के बच्चे के बराबर थे। अगर जैकी चैन और शाओफांग जैसे अवेकेंड लोग ना होते तो इन 2-3 हज़ार लोगों में से 30% से भी कम लोग जिंदा बच पाते। इस भयंकर आफत में ना सिर्फ दूसरे जीव बदले, बल्कि इंसानों में भी कुछ रेयर अवेकेंड लोग सामने आए। वो भी स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख कर अपने शरीर को मजबूत बना सकते थे, जिससे वो इतने तेज और ताकतवर हो गए कि बिना किसी मेहनत के अपने हाथों से कार उठा सकते थे। हालांकि ऐसे लोग बहुत ही कम थे। उनके 2-3 हज़ार के समूह में ऐसे 20-30 लोग ही थे। इनमें से ज़्यादातर 17-18 साल के नौजवान थे जो रातों रात स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़ गए थे। मजबूत होने के बाद वो असाधारण बन गए। आगे एक गांव था। दोपहर हो चुकी थी। चलो थोड़ी देर आराम करते हैं। सब थके हुए थे। वांग गुई का परिवार अब इस समूह का नेता माना जा रहा था। इसका कारण बहुत ही सरल था, क्योंकि उनके साथ 2 अजीब जानवर, जैकी चैन और श्योंगदा थे। पहाड़ी गांव से नीचे आने के बाद से ही उनका परिवार सीधे कस्बे की तरफ जा रहा था। रास्ते में कई लोगों को बचाने के बाद उन्होंने एक फौज तैयार कर ली और अंत में इस समूह से जुड़ गए। शुरू में लोग विशाल अजगर जैसे सांप जैकी चैन और भालू जैसे श्योंगदा से डरते थे। आखिरकार स्पिरिचुअल एनर्जी लौटने के बाद से जानवरों के इंसानों पर हमले खत्म नहीं हो रहे थे। और उनके पालतू जानवर। ऐसी स्थिति में लोगों का डरना लाजमी था। जैकी चैन ने इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस श्योंगदा को हिदायत दी कि जब तक कोई परेशान ना करे उन्हें कुछ ना कहे। शाओफांग के परिवार के अलावा किसी और को पास आने की जरूरत नहीं थी। जहां तक हमला करने वाले जानवरों की बात थी, श्योंगदा उनसे निपट लेता था और शाओफांग अपनी मानसिक शक्ति से मदद करती थी। मैदानी जंग में उनका मुकाबला करने वाला लगभग कोई नहीं था। सिर्फ तब जब हालात बिल्कुल ही बेकाबू हो जाते, तभी जैकी चैन बीच में आता। इन 3 ताकतवर बॉडीगार्ड्स की वजह से ज्यादा लोग उनके पास आने लगे। समय के साथ ये लोग समझ गए कि असली ताकत किसके पास है। इस तरह शाओफांग जल्द ही इन शरणार्थियों के लिए एक बड़ा सहारा बन गई। बेशक यहाँ गंदी राजनीति और ताकत की लड़ाई भी थी। आखिरकार जहाँ इंसान होते हैं वहाँ विवाद होना आम बात है। हालांकि जैकी चैन ने सब कुछ शाओफांग पर छोड़ दिया था। वो बस पीछे से उसकी हिम्मत बढ़ाता था। लड़की ने उम्मीदों पर खरा उतर कर दिखाया। भले ही शुरू में उसे तजुर्बा नहीं था, भले ही शुरू में वो परेशान थे, पर अंत में उन्होंने भीड़ को संभाल लिया। जैसे ही आगे वाले लोग गांव में घुसे, चिल्लाने और मदद मांगने की आवाजें आने लगी। कुछ बहुत बुरा हुआ था। समूह की सुरक्षा के लिए इन अवेकेंड लोगों को पहरा देने के लिए रखा गया था। जैकी चैन, श्योंगदा और शाओफांग का मुख्य काम पीछे की सुरक्षा करना था और किसी भी अनिश्चित घटना को रोकना था। 10 दिनों से ज्यादा इन शरणार्थियों के साथ रहने के बाद वो समझ गए थे कि जब तक इन 2 जानवरों को परेशान या बुरा भला नहीं कहा जाएगा, वो दूसरे म्यूटेटेड जानवरों की तरह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो उनकी पूरी हिफाजत करते थे और कुछ बहादुर लोग तो शाओफांग की मदद से जैकी चैन और श्योंगदा के लिए खाना भी बनाते थे और कभी-कभी बारबेक्यू और ड्रिंक्स का मजा लेते थे। जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही थी। जैकी चैन भी मदद करके खुश था,
शाओफांग के परिवार को बचाने के बहाने भीड़ में शामिल होने का उसका असली मकसद यही आराम पाना था। शोंगदा ने इजाजत मिलने के बाद से ही एक शहद बेचने वाले से दोस्ती कर ली थी। वो हर रोज अपनी तलब मिटाने के लिए वहां से शहद चुराने जाता था। बिना आदेश के वो लगभग उस बेचने वाले के पास ही रहता था। जब 1 किलोमीटर दूर से घबराहट की आवाज आई, जैकी चान ने स्काई आई मैप पर गांव की हालत देखी। एक 10 फीट ऊंचा काला सांड अपने जैसे 10 साथियों के साथ, जो 2 मीटर ऊंचे थे, गांव में घुसने वाले लोगों का रास्ता रोककर खड़ा था। एक बेचारा इंसान जो मुश्किल से जिंदा था, एक सांड के बाएं सींग पर लटका हुआ था। चलो, कुछ गड़बड़ है, जैकी चान ने तीवरियां चढ़ाईं। ये विशाल जानवर उन बचे सिपाहियों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने ताकत तो पाली थी, पर उन्हें इसका सही इस्तेमाल नहीं पता था। उनके पास ताकत थी, पर लड़ने का तजुर्बा नहीं था। और सबसे जरूरी, उनके पास सही हथियार नहीं थे। काले सांड जैसे जानवर को नुकसान पहुंचाना काफी मुश्किल था। आज रात स्टेक बनेगा, जैकी चैन ने श्योंगडा की हैरानी भरी नजर के बीच धीरे से कहा। भाई वू, हम इस हालात में इस जानवर को नहीं संभाल सकते। सांड के सामने खड़े अवेकन लोग बहुत घबराए हुए थे। उनमें से एक ने बाल पीले रंग रखे थे। उस दुबले नौजवान ने तुरंत बीच में खड़े लंबे लड़के से बात की। भले ही उन सबके पास कुल्हाड़ियां और कुदाल थे, पर वो आसानी से हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बीच में खड़े वू फेंग ने ये सुनकर थूक निगला। वो उनमें सच में सबसे ताकतवर था, पर उसे तजुर्बा नहीं था। ये जिंदगी और मौत की लड़ाई उसके लिए भी एक बड़ा दबाव थी। ऐसा नहीं था कि वो मौत से डरता था, पर इतने सारे लोग उसे देख रहे थे। अगर उसने एक भी गलती की तो 1 से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे या घायल होंगे। इसलिए उसने बिना सोचे समझे हमला नहीं किया। जब बड़े काले सांड ने 10 नौजवानों को बाहर आते देखा तो उसने अपनी आंखें फाड़ी और थोड़ा चौंक गया। भले ही ये लोग उसके जितने बड़े नहीं थे, पर वो महसूस कर सकता था कि ये बाकी बुजुर्गों, बच्चों और कमज़ोर लोगों से अलग हैं। वो उसकी सींगों पर लटके इंसान की तरह कमज़ोर नहीं थे। उनसे उसे थोड़ा खतरा लग रहा था। एक पल के लिए बड़ा काला सांड भी उनकी ताकत का अनुमान लगाने लगा। हालांकि ये शांति कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं चल सकी। बड़े काले सांड के पास खड़े एक पीले सांड की नाक से ठंडी हवा निकलने लगी और उसने एक भयंकर हमला कर दिया। जल्दी बचो! शांति टूटते ही किसी की भी हिम्मत उस गुस्से से भरे सांड का आमने सामने मुकाबला करने की नहीं हुई। भीड़ इधर उधर भागने लगी, पर जो लड़का सीधे सांड के सामने था वो फुर्ती से जमीन पर लेटा और अपनी कुल्हाड़ी सीधे सांड के पेट की तरफ दे मारी। पर इस वक्त ना सिर्फ वो सांड हिला, बाकी 7-8 सांड भी शांति तोड़ते हुए अपने पैर पटकते, सिर नीचे किए और तेज सींग उठाए समूह की तरफ दौड़ पड़े। सिर्फ वो सबसे बड़ा काला सांड नहीं हिला, उसे शायद किसी अजीब खतरे का एहसास हो गया था और वो सतर्क होकर सामने वाले समूह को देख रहा था। उसके दिमाग में ये नए लड़के छोटा खतरा थे, असली खतरा आना अभी बाकी था। उसका अनुमान बिल्कुल सही था। जब अवेकेंड लोग और सांड भयंकर लड़ाई में उलझे हुए थे, तभी जैकी चान और शोंगदा गांव के दरवाजे पर दिखाई दिए। साथ में शाओफांग भी थी, जिसका चेहरा लाल था। उसके चेहरे के लाल होने का कारण था उसके चारों तरफ हवा में तैरती 20 चमकती हुई छुरियां। जब से जैकी चान को पता चला था कि शाओफांग चीजों को हिला सकती है, उसने सुपरमार्केट से इन बिकी ना हुई छुरियों को ढूंढा था। भले ही इन छुरियों की क्वालिटी सबसे अच्छी नहीं थी, पर ये उन जानवरों से निपटने के लिए काफी थीं जो पूरी तरह म्यूटेट नहीं हुए थे। अवेकन लोगों के पास आगे बढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं था। वो सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही उन्हें ट्रेन कर सकते थे। फायरी आइज एक्टिवेट करके जैकी चैन के सामने इस जानवर के स्टार्ट्स आ गए। प्रजाति वाइल्ड हॉर्न्ड बुल, रेल्म अल्टीमेट पीस सोल्जर, लंबाई 4.3 मीटर, ऊंचाई 2.7 मीटर, वजन 2750 kg, शक्ति 257, एजिलिटी 112, फिजिक 201, आर्मर 138, एंड्योरेंस 198, टेलीकाइनेसिस 40, स्किल माइटी चार्ज, शार्प हॉर्न किक। इस जानवर के स्टैट्स पूरे नहीं हैं। 2 स्टैट्स 200 पॉइंट से ऊपर हैं, जो इसे काफी मजबूत बनाते हैं। जैकी चैन ने अपना मन बना लिया था, पर उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। हालांकि वो श्योंगदा से जरूर लड़ सकता था। दोनों लगभग बराबर थे। बेटी, ये लोग तुम्हारे हाथ में हैं। आज रात ग्रिल स्टेक मिलेगा या नहीं, ये तुम्हारी छुरी चलाने की स्किल पर निर्भर करता है। चिंता मत करो। शाओफांग आगे बढ़ी और वो 20 छुरियां तेजी से सबसे पास वाले काले सांड की तरफ उड़ी। इन छुरी की स्पीड बहुत तेज थी। 100 मीटर की दूरी से पहले ही
उन काले सांडों और लड़ने वाले अवेकेंड लोगों के रिएक्ट करने से पहले ही छुरियां उस विशाल सांड की गर्दन के चारों तरफ घूम चुकी थीं। वाह, ये तो कमाल है। जो लड़का सांड को भीड़ से दूर रखने की कोशिश कर रहा था, उसने उसके चमकते सींग पकड़ लिए और पूरी ताकत से उसे रोकने को तैयार था। पर अचानक उसे लगा कि उसका हाथ फिसल गया और खून से भरा सांड का एक बड़ा सिर उस पर आ गिरा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि सांडों से लड़ रहे बाकी अवेकेंड लोगों ने भी देखा कि उनके सामने वाला सांड बिजली जैसे हमले से पल भर में मारा गया। अपने आधे साथियों को पल भर में गिरते देख सबसे बड़ा काला सांड अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया और उसकी आंखों में डर की झलक दिखी। भले ही उसकी ताकत काफी थी, पर वो अपने साथियों से थोड़ा ही मजबूत था। 1 टू 1 लड़ाई में वो अपने किसी भी साथी को आराम से मार सकता था, पर वो इस तरह सब्जियां काटने जैसी आसानी से और इतनी जल्दी इतने सारों को नहीं मार सकता था। सबसे ज़रूरी बात, हमला करने वाली छोटी लड़की सबसे खतरनाक नहीं थी। अपनी बुद्धि से वो समझ सकता था कि वो सांप सबसे खतरनाक है और उसके जितना बड़ा भालू भी शायद उतना ही ताकतवर होगा। इससे पहले कि वो भाग पाता, जैकी चैन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पास खड़े भालू से कहा, बाकी तुम्हारे हैं, सबसे बड़े को मैं संभालूंगा। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि जैकी चैन का शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ा। स्नेक किंग ने अपना हमला कर दिया था। टीम में इस अजीब सांप के लिए उन नौजवान अवेकेंड लोगों के दिल में अजीब फीलिंग्स थीं। ऐसा नहीं था कि किसी ने कभी जैकी चैन का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी, पर उनका अंजाम हमेशा साफ होता था। जैकी चैन के हिलने से पहले ही शोंगा उन्हें थप्पड़ मारकर गिरा देता था। पहले टीम में सबसे ताकतवर अवेकेंड वूफेंग नहीं, बल्कि वो लापरवाह लड़का था। वूफेंग और उस लड़के ने मुक्के मारे। वो लड़का 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, जबकि वूफेंग 7 कदम पीछे लड़खड़ाया और गिरने ही वाला था। याद रहे, वो बिना किसी मेहनत के आराम से एक कार उठा सकता था। इसके मुकाबले स्नेक किंग की ताकत तो साफ थी। जैसे ही जैकी चैन ने हमला किया, श्योंगडा भी बाकी काले सांडों की तरफ दौड़ा। लड़ाई बिल्कुल एक तरफा हो गई। काले सांड, इससे पहले कि वो भाग पाते, जैकी चैन ने उन्हें जमीन पर पैरालाइज कर दिया और कुछ ही मिनट में उनकी जान निकल गई। अचानक किसी ने स्नेक किंग की जय का नारा लगाया और बाकी लोगों ने भी आवाज़ मिलाई। जैकी चैन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वांग गुई और उनके बेटे ने अपने जान पहचान वालों को मैदान साफ करने और मांस काटने के लिए बुला लिया था। जैकी चैन के सबसे करीबी होने के नाते उन्हें अच्छे से पता था कि क्या करना है। उन 10-12 बड़े सांडों में से सबसे बड़े को साफ करके जैकी चैन ने खा लिया और बाकी मांस 1000 लोगों की टीम में बांट दिया गया। डिंग, एक रोस्टेड बीफ का टुकड़ा। डिंग, एक रोस्टेड बीफ का टुकड़ा। डिंग, 12 एनर्जी पॉइंट्स और मिले। डिंग, एक रोस्टेड बीफ का टुकड़ा खाया और 15 एनर्जी पॉइंट्स मिले। डिंग, सींग वाले सांड का मांस खाया और कुल 275 एनर्जी पॉइंट्स मिले। बुरा नहीं है। पकाने के बाद इस अल्टीमेट बीस्ट सोल्जर की काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी, पर फिर भी 300 के करीब एनर्जी पॉइंट्स मिल गए। बढ़ाओ और बढ़ाओ। सिस्टम की आवाज़ सुनकर जैकी चैन जमीन पर घूमने लगा। अपने मन में सोच रहा था कि अगली बार वो उनसे और भी ज्यादा ऐसे काम करवाएगा। खुद कच्चा खाने के मुकाबले पका हुआ खाना आराम से मिलना वाकई सुकून देता है। अपना एट्रीब्यूट पैनल खोलकर जैकी चैन अपने सामने वाले एट्रीब्यूट इंटरफेस से काफ़ी संतुष्ट था। होस्ट जैकी चैन, प्रकार स्नेक क्लैन, ब्लड लाइन SSSR 512x पोटेंशियल बूस्ट जो स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाता है। बीस्ट सोल्जर लेवल 3/3 पर पहुंचकर सभी 6 बेसिक एट्रीब्यूट्स मैक्स आउट होने पर अगले लेवल पर एडवांसमेंट की अनुमति है। एगर लेवल के लिए लंबाई 25 मीटर, वजन 3600 किलो, बची हुई उम्र 15 साल। लाइफ स्पैन जनरल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने से उम्र 20 साल बढ़ जाती है। अधिकतम शक्ति 300 + 400, 1 पॉइंट का एट्रीब्यूट बोनस, हमला करने की ताकत को 1 पॉइंट बढ़ाता है। अधिकतम फुर्ती 300 + 400, 1 पॉइंट का एट्रीब्यूट बोनस, मूवमेंट स्पीड प्रति सेकंड बढ़ाता है। अधिकतम शरीर 300 + 400, 1 पॉइंट का एट्रीब्यूट बोनस, रिकवरी पावर को 1 पॉइंट बढ़ाता है। अधिकतम कवच 300 + 400, डिफेंस पावर को 1 पॉइंट बढ़ाता है। अधिकतम सहन शक्ति 300 + 400, 1 पॉइंट का एट्रीब्यूट बोनस, बराबर है 1 मिनट के लगातार आउटपुट के। अधिकतम मानसिक शक्ति 300 + 400, 1 एट्रीब्यूट पॉइंट
1 पॉइंट बढ़ाता है, सोल प्रेशर और 10 मीटर रेंज, एनर्जी 1175 पॉइंट्स, 50 एनर्जी पॉइंट्स एक एवोल्यूशन पॉइंट में बदलते हैं। हर बड़े रेल्म एडवांसमेंट के बाद ये बदलता है। एनर्जी वाली चीज़ों को खाने या एक साथ स्पिरिचुअल एनर्जी सोखने से भी एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। 0 पॉइंट्स, जेम लेवल 40%, एक बार जेम लेवल पूरा होने पर। और खाने की एनर्जी नहीं मिल सकती। एनर्जी पचने की स्पीड 1500%। शिकार खाने के बाद जेम लेवल 8 घंटे में साफ हो जाता है। 7 जेम लेवल स्किल्स, वेनम स्प्रे 4/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 400 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। टॉक्सिन इम्यूनिटी 1/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। फायरी आइज 1/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। हेवनली आई मैप 2/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। मेंटल इल्यूजन 1/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। सोल इम्प्रिंट 1/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। बर्निंग ब्लड लाइन 1/9। अगले लेवल पर जाने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। इमेंस स्ट्रेंथ 1/10। अगले लेवल पर जाने के लिए 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स लगते हैं। जानवर बनने के बाद से ब्लड लाइन की ताकत के आशीर्वाद के साथ वो हर सांस के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी जमा करता है, जिससे उसे हर मिनट लगभग 1 एनर्जी पॉइंट मिलता है, जो दिन भर में लगभग 1400 से 1500 एनर्जी पॉइंट्स हो जाता है। इसके अलावा अपने बड़े आकार के साथ वो पहले 100% गेम एक्यूरेसी के लिए लगभग 400 एनर्जी पॉइंट्स सोखता था, पर अब वो 2 गुना हो गया है, जिससे वो एक बार में लगभग 800 एनर्जी पॉइंट्स सोख सकता है। तो जब तक काफ़ी खाना है, जैसे कि वो आजकल हर दिन काफ़ी खाने का शिकार कर रहा है, दिन में 2000 से ज़्यादा एनर्जी पॉइंट्स पाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। जैकी चैन ने चुपचाप पिछले कुछ दिनों में मिली एनर्जी का हिसाब लगाया। तरक्की का एक भी दिन बेकार नहीं गया। इंसानों के समूह के पीछे चलते हुए शाओ फैंग के परिवार को जरिया बनाकर उसके अपने भी कुछ प्लान्स थे। ताकत की बात करें तो अभी तक किसी इंसान या जानवर ने उसके अस्तित्व के लिए खतरा पैदा नहीं किया था। जैसे कहावत है, जब शेर बाहर हो तो बंदर राजा होता है। कम से कम अभी के लिए वो बिना किसी शक के बॉस था। आगे के सफ़र में क्या उसे कोई ऐसे इंसान या अजीब जानवर मिलेंगे जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो, ये जैकी चैन पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। हालांकि वो डरा हुआ नहीं था। स्पिरिचुअल एनर्जी को आए हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ था और सब एक ही जगह से शुरू कर रहे थे। जैकी चैन को नहीं लगता था कि इतने सारे मॉन्स्टर्स उसे पीछे छोड़ सकते हैं। वो कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं होंगे। अगर वो जीत नहीं पाया तो वो भाग ज़रूर सकता था। अपने अभी के ओवरऑल एट्रीब्यूट्स के साथ ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि उसे कोई हरा नहीं सकता, पर भागने के मामले में जैकी चैन को लगा कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो इन 1000+ एनर्जी पॉइंट्स को अपनी ब्लड लाइन की ताकत बढ़ाने के लिए आखिरी हथियार के तौर पर बचा कर रखेगा। वो अभी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। ये सोचते हुए उसने पहले ही एक प्लान बना लिया था। जो इंसान आगे का नहीं सोचता, उसे तुरंत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हालांकि अभी के लिए उसकी जान को खतरा पहुंचाने वाला कोई नहीं था, पर इस अनजान दुनिया में कौन जानता था कि कौन से जानलेवा खतरे उसका इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उसके पास सिस्टम एक चीट कोड के रूप में था, तो दूसरे जीवों के पास भी अपने खुद के मौके हो सकते हैं जो उनका इंतजार कर रहे हों। उसे इस दुनिया के महान लोगों को कम नहीं आंकना चाहिए। ताकतवर लोगों में हमेशा उससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं। सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। जियोंगदा ने आराम से लोहे के बर्तन में रखा शहद चाटा, अपनी आंखें बंद की और इस सुकून भरी जिंदगी का मजा लिया। अपने बॉस के साथ रहने के बाद से उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब उसे डर और चिंता में नहीं जीना पड़ता था। जहां तक बदले की बात थी, वो इसे भूला नहीं था, पर उसके बॉस ने कहा था कि इस काम को खत्म करने के बाद वो इसकी मदद करेगा, तो थोड़ा और इंतजार करने में क्या हर्ज था। उसने पहले ही इतना इंतजार कर लिया था, अब कोई जल्दी नहीं थी। श्योंगदा काफी आराम में था, जितना हो सके सोचने से बचता था। बस अपने बॉस के साथ घूमता था और जी भर के खाता पीता था। उसने चुपके से थोड़ी दूर घूमते हुए जैकी चैन को देखा और अपनी किस्मत पर खुश हुए बिना नहीं रह सका। ऐसी जिंदगी के बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ना सिर्फ कोई उसे साफ रखता था और उसकी देखभाल करता था, बल्कि उसे इतना सारा स्वादिष्ट खाना भी मिलता था जो उसने पहले कभी नहीं चखा था। श्योंगदा की आंखों में ये जन्नत जैसा था। जैकी चैन को श्योंगदा के झांकने का एहसास हुआ तो वो अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सका।
ये जानवर अब आसपास के माहौल से पूरी तरह अनजान था, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था और पूरी तरह बिगड़ चुका था। पर सच कहूं तो उसकी किस्मत काफ़ी अच्छी थी। जैसे ही वो एक जानवर बना, उसने खास तौर पर अपने फायरी आइज का इस्तेमाल करके अपने एट्रीब्यूट्स चेक किए और नतीजे ने उसे सच में हैरान कर दिया। एसएस लेवल का ब्लड लाइन टैलेंट, जो उसके अपने टैलेंट से थोड़ा ही कम था। भले ही उसे ब्लड लाइन के जागने की पूरी शर्तें नहीं पता थीं, पर हाल ही में उसने काफ़ी म्यूटेटेड जानवरों और कुछ असली जानवरों का शिकार किया था, पर उसने ऐसे ज़्यादा नहीं देखे थे जिन्होंने अपनी ब्लड लाइन की ताकत को जगा लिया था। यहाँ तक कि आसपास के अवेकेंड इंसानों में भी जैकी चैन ने उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया था और अंत में सिर्फ एक एसएस लेवल, एक डी लेवल और एक सी लेवल ब्लड लाइन पाया था। एसएस लेवल की ब्लड लाइन ताकत शाओ फैंग की थी और सी लेवल की ब्लड लाइन ताकत वू फैंग की थी। वो किस्मत वाले थे। 26 अवेकेंड इंसानों में से सिर्फ 3 ने अपनी ब्लड लाइन ताकत जगाई थी, जो ये कहने के लिए काफ़ी था कि ये मिंग नाम की चीज़ हर किसी के पास नहीं हो सकती। इसका महत्व बहुत बड़ा है। जैकी चान को सिस्टम से ब्लड लाइन लेवल्स के फ़ायदों के बारे में पता चला, जैसे उसके एसएसएस लेवल 2 के साथ शुरू करके बिना ब्लड लाइन ताकत वाले अवेकेंड लोग उसी स्पिरिचुअल एनर्जी वाले माहौल में 512 गुना तेज़ी से एनर्जी पाते हैं, जबकि एसएसएस लेवल को 256 गुना, एसएस लेवल को 128 गुना, एस लेवल को 64 गुना, ए लेवल को 32 गुना, बी लेवल को 16 गुना, सी लेवल को 8 गुना, डी लेवल को 4 गुना और ई लेवल को 2 गुना मिलता है। ये फ़र्क बहुत बड़ा है, इसीलिए जैकी चान खुद को किस्मत वाला समझने से नहीं रोक सका कि उसे चुने हुए लोगों में से एक माना गया। इस वक्त मैं पहले ही बहुत आगे हूं। इससे भी ज़रूरी बात, मेरे पास सिस्टम एक चीट कोड की तरह है। अगर मैं भविष्य में उन लोगों से पीछे रह गया जो मुझसे कमज़ोर हैं, तो मैं बस यही कह सकता हूं कि मैं सबसे बुरा हूं। कुछ किलोमीटर दूर 100 लोगों की हथियारबंद टुकड़ी धीरे धीरे जैकी चैन और उसके समूह की तरफ आगे बढ़ रही थी। सब लोग आराम करो। इस बार हमारा मिशन इस जिला के उत्तरी इलाके की तलाशी लेना है। यहाँ आफत की हालत सबसे खराब है और ऐसी कई पहाड़ी जगहें हैं जहाँ की स्थिति बहुत जटिल है। आम लोगों का बहुत नुकसान हुआ होगा। हमारा मिशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाना है। हम किसी भी आम नागरिक को पीछे नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम समझे? क्या तुम समझे? कंपनी कमांडर, चिंता मत कीजिए। क्या हम यहाँ अपने देश की रक्षा के लिए आए हुए सैनिक नहीं हैं? अगर हम इस मुश्किल घड़ी में नहीं जाएंगे, तो क्या हमें उन निहत्थे आम लोगों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? एक सैनिक ने अपनी राइफल को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें लाल थी और उसने भारी आवाज में कहा, कंपनी कमांडर, क्या आपको लगता है हम इससे निकल पाएंगे? क्या इंसानियत के बचने की कोई उम्मीद है? एक पतले सैनिक ने धीरे से कहा। उसका मुंह, जो सूखा राशन चबा रहा था, पहले से ही थोड़ा सफ़ेद हो चुका था और उसके बाल सूखे थे। उम्मीद है, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, हम बच गए हैं और हमें खुद को बचाना ही होगा। हम अपने किसी भी देशवासी को अकेले नहीं छोड़ेंगे या उनसे उम्मीद नहीं हारेंगे, कैप्टन ने दृढ़ता से कहा। ग्रेट कैटाक्लिज्म को आए हुए आधे महीने से ज़्यादा हो चुका है और पूरी दुनिया के सभी ताकतवर देश अपने खुद के बचाव के काम को नियमित ढंग से कर रहे हैं। ये आफत सिर्फ किसी एक शहर या इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। भूकंप से होने वाले नुकसान की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, पर म्यूटेटेड जानवर इंसानों को बचने का कोई मौका नहीं देंगे। वो ना सिर्फ एक दूसरे को मारते और खाते हैं, बल्कि लगातार इंसानों पर भी हमला करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती जा रही है, उनके म्यूटेट होने की रफ्तार और बच्चे पैदा करने की क्षमता भी मजबूत होती जा रही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होने के नाते हमारे योद्धा आफत से राहत दिलाने में स्वाभाविक रूप से सबसे ताकतवर हैं। अपने अपने नेताओं की कमांड के तहत अलग अलग सरकारी एजेंसी, सेना और पुलिस बल पूरी दक्षता के साथ काम कर रहे हैं, बचाव दल बना रहे हैं और आम जनता को संगठित कर रहे हैं। उन्होंने खुद को बचाकर एक सुरक्षित जगह बनाई। ये कंपनी ग्रेट साया किंगडम के दक्षिणी सैनिक क्षेत्र की एक आम कंपनी थी। उनका काम सबसे आगे रहना, बचे हुए लोगों को ढूंढना और उन्हें सबसे पास के सुरक्षित इलाके में पहुंचाना था। अगर कोई परेशानी होती तो कंपनी कमांडर आराम करने के लिए कंपनी में ही रुकते। थोड़ी ही देर में पहरे पर खड़ा सैनिक दौड़ता हुआ वापस आया। क्या हो रहा था? शाओफेंग तुरंत खड़ा हो गया और हेजी की तरफ देखा, जो रिपोर्ट देने आया था, और पूछा, 1 किलोमीटर आगे पहाड़ी रास्ते पर म्यूटेटेड जंगली सुवारों के एक झुंड ने रास्ता रोक लिया है। वो जानवर जमीन पर पड़ी लाशों को फाड़ रहे थे। उन सबके लंबे दांत थे
और शायद 2 या 300 के करीब होंगे। वो पहाड़ पर हर जगह थे। मैंने खास तौर पर देखा कि अंदर कस्बे की तरफ जाने वाला यही एक रास्ता था, घूमकर जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्या वहां सच में 2 या 300 सुअर जानवर हैं? शाओ फेंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने पलटकर पूछा। उसके चेहरे पर अविश्वास दिख रहा था। हालांकि ग्रेट कैटेक्लिज्म को आए हुए सिर्फ आधा महीना ही हुआ था, पर एक सैनिक होने के नाते वो आम लोगों से ज्यादा सरकारी रिसर्च के बारे में जानता था। जब से स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे वापस आई, उस विशाल सरकारी तंत्र ने दर्जनों तरह के अजीब जानवरों की पहचान कर ली थी। जुरासिक बीस्ट, एक आम म्यूटेटेड जानवर जो आसानी से पालतू या जंगली स्वारों से बन जाता था। उसकी मोटी खाल, तीखी नाक, लम्बे दांत, बेहिसाब ताकत और तेजी उसकी पहचान थी। उन्हें एलियन बीस्ट की दुनिया के टैंक कहना गलत नहीं होगा। इसलिए इस म्यूटेटेड जानवर का एक और नाम भी था, टैंक जुरासिक। आम बंदूकें इन जानवरों को शायद ही जानलेवा चोट पहुंचा सकती थी। उनकी मोटी खाल और सख्त मांस का मतलब था कि जब तक किसी नाजुक जगह पर सीधे गोली ना लगे, उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। कम से कम 1 दर्जन गोलियों के बिना तो बिल्कुल नहीं। इन जानवरों की तो बात ही छोड़ दो। एक बार पूरी स्पीड में दौड़ने पर इनकी रफ्तार लगभग 50 या 60 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। इस स्पीड को लगातार 10 या 20 किलोमीटर तक बनाए रखना बहुत डरावना है। वहां सच में इतने सारे हैं। मैंने अंदाजा लगाया कि उन जानवरों ने पहाड़ी रास्ता भर दिया था। एक ही जगह पर बहुत घने थे। उसके पास कई झोपड़ियां भी थी। मुझे लगा कि ये जगह पहले सुअर फार्म हुआ करती थी और उन झोपड़ियों में काफ़ी हलचल भी थी। उनकी गिनती कम से कम इतनी ही होगी। हेजी का चेहरा भी बहुत उदास था। एक स्काउट के तौर पर जो ऐसी भारी खबर लाया था, वो भी काफ़ी निराश था। चाहे वो आगे जिंदा लोगों के लिए हो या इन मरे हुए गांव वालों के लिए, हमें उन्हें मारना होगा और ये रास्ता खोलना होगा। जाओ फैंग ने एक पल सोचा और फिर कहा, कमांडर, पर हमारे पास भारी हथियार नहीं है। ये जूरा जानवर बहुत सारे हैं, क्या हम इनसे निपट पाएंगे? हेजी पूछने से खुद को रोक नहीं पाया और फिर बोला, क्या हमें पीछे वाली ब्रदर यूनिट्स को एक टेलीग्राम भेजकर उनसे मदद मांगो। चलो काम पर लगते हैं। ये सब बकवास क्यों? पूरे देश को अभी मदद की जरूरत है। बचे हुए नागरिक हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो खतरे से बच सकें। हर मिनट की देरी का मतलब हो सकता है कि एक और मासूम अपनी जान गंवा दे। हमारे पास यहाँ एक कंपनी है, पर हम कुछ जुरासिक जानवरों से नहीं निपट सकते। शाओ फेंग की बातें सुनकर हेजी चुप हो गया और अपनी टीम को तैयार होने के लिए बुलाया। चेंगलोंग और उसके आदमियों को बिल्कुल नहीं पता था कि एक सेना की कंपनी उनकी तरफ आ रही है और जल्द ही जुरासिक जानवरों के एक समूह से भिड़ने वाली है। उसका स्काई आई मैप सिर्फ उसके आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे को ही देख सकता था, जबकि कंपनी 4 या 5 किलोमीटर दूर लड़ाई में उलझी थी। जाहिर है किसी को नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है। समय धीरे धीरे गुजरा और कैंप लगाने वाले लोगों ने सही जगह ढूंढी और अपने लिए आसान सी झोपड़ियां बनाई। ड्यूटी पर मौजूद लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग आराम करने चले गए। शाओ फेंग के परिवार ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने जहां चेंगलोंग आराम कर रहा था, ठीक वहीं एक झोपड़ी बनाई। शाओ फेंग, मेरे साथ आओ, आगे का नज़ारा देखने और थोड़ा टहलने। चेंगलोंग, जिसने अभी अभी खाना खत्म किया था, आगे घूमने और अपना खाना हजम करने जा रहा था। अगर वो कुछ अजीब जानवरों को पकड़ पाता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि अभी उसका पेट सिर्फ आधा ही भरा था। पहले वाला बड़ा काला सांड, उसने भी उसका पेट पूरी तरह नहीं भरा था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, वो और भी ज्यादा खाने लगा था। आदेश मिलते ही शियोंगदा बिना कुछ कहे जैकी चैन के पास आ गया। शाओ फेंग भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। मास्टर, मुझे लगता है कि मैं लगभग पूरी तरह जाग चुकी हूँ। टूटी हुई सड़क पर शाओ फेंग शियोंगदा की पीठ पर बैठी थी, जबकि जैकी चैन आसपास घूम रहा था। सच कहूं तो वो बस अपने मन की आवाज़ सुनकर आया था, जैसे आगे कुछ होने वाला हो उसकी जांच करने। शाओ फेंग की बातें सुनकर जैकी चैन हैरानी नहीं हुआ। इस लड़की के पास शियोंगदा जैसा ही एसएस लेवल का ब्लड लाइन था। अभी भी उसका ब्रेक थ्रू हैरानी की बात नहीं थी, भले ही उसके पास कोई कल्टीवेशन का तरीका नहीं था। हम अभी भी खुद को समझने के दौर में हैं, पर शियोंगदा पहले ही 20 लेवल तक पहुंच चुका है और शाओ फेंग का फिजिकल शरीर भी जागने की कगार पर होना चाहिए। तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद मैं निकलने वाला हूं। जैकी चैन ने आसमान की तरफ देखा। उसका दिल कई तरह की भावनाओं से भरा था। इस समय को साथ बिताने के बाद वो पहले से ही अपने दिल में जवाब जानता था। आखिरकार वो एक सांप था, इंसान नहीं। हालांकि वो इंसानी जिंदगी जीना चाहता था, पर उनके साथ खुलना मिलना अभी भी बहुत मुश्किल था। मास्टर, आप जा रहे हैं? जैकी चैन की बातें सुनकर शियाओ फेंग थोड़ी चौंक गई
और जल्दी से बोली, क्या मैंने आपको परेशान करने के लिए कुछ गलत किया? पगली, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ऐसी कोई दावत नहीं होती जो कभी खत्म ना हो। अब जबकि तुम्हारे पास खुद को बचाने की ताकत है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे अपने भी कुछ काम करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं मिलेंगे, ये बस कुछ वक्त की दूरी है। ठीक है। काफ़ी देर चुप रहने के बाद शियोंगदा शाओफांग को अपनी पीठ पर बिठाए हुए जैकी चैन के साथ लंबी आरामदायक सैर पर निकल पड़ा। अंत में उदासी भरे चेहरे के साथ शाओफांग ने अपनी आंखें पोंछीं और 2 शब्द कहे। इस समय को साथ बिताने के बाद वो सच में जैकी चैन को अपने परिवार का सबसे करीबी सदस्य मानती थी। ये सोचकर कि वो जल्द ही अलग हो जाएंगे, वो अभी भी अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। शाओफांग का चेहरा देखकर जैकी चान ने भी उसे अपनी बहन, यहाँ तक कि अपनी बेटी की तरह माना था। पर अलग होना एक ऐसी चीज थी जिसका सामना करना उसे सीखना ही था। जैसे ही हवा अचानक शांत हुई, दूर से एक धमाके की आवाज आई। कुछ हो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। तीनों तुरंत हरकत में आ गए। जैकी चान के आगे चलते हुए शैन धमाके की आवाज की तरफ दौड़ा। कंपनी कमांडर, ये बहुत ज्यादा है, हमारे पास गोलियां कम पड़ सकती हैं। हेइजी, निदार जुरासिक जानवरों को तेजी से आते देख गोलियों की बौछार में भी पीछे हटने का कोई निशान न देखकर अपनी चिंता छिपा नहीं पाया। ये बचाव मिशन पूरी तरह से उनके अपने 2 पैरों पर निर्भर था। उनके पास किसी भारी हथियार का सहारा नहीं था। वो सिर्फ जरूरी राशन और गोलियां लेकर आए थे, हल्के फुल्के। आखिरकार उन्होंने इतने सारे जानवरों से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। इन जानवरों का हर हमला एक छोटे झुंड जैसा था। 10 मिनट से ज्यादा देर लड़ने के बाद हालांकि रेस्क्यू कंपनी ने कई जुरासिक जानवरों को मार गिराया था, और भी बहुत से जानवर पहाड़ी रास्ते से नीचे दौड़ते आ रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और वो कमाल की तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लगातार कंपनी की फायरिंग पर हमला कर रहे थे। डैम इट, लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ी रास्ते की रक्षा कर रहे सैनिकों ने पहाड़ से नीचे आने वाले जुरासिक जानवरों को साफ करने के लिए अलग अलग आयुध का इस्तेमाल किया। पर ये जानवर ना सिर्फ मोटी खाल वाले और बहुत तेज थे, बल्कि इन्हें मारना भी बहुत मुश्किल था। हालांकि उनकी फायरिंग भी ताकतवर थी। बदकिस्मती से उनकी भारी संख्या ने उन्हें जल्दी से खत्म करना मुश्किल बना दिया था, जिससे एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां ना आगे बढ़ा जा रहा था, ना पीछे हटा जा रहा था। 2 आगे की फायरिंग पोजीशंस पहले ही जुरा जानवरों ने तबाह कर दी थी, और वहां के सैनिकों का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था। वॉकी टॉकी पर कोई जवाब नहीं था, जो कि एक बुरी खबर थी। किस्मत से इन जुरा जानवरों में से सिर्फ 3-10 फीट ऊंचे सुवारों के राजा ही सच में म्यूटेट हुए थे। वो पीछे छिपे थे, कभी कभी आवाज निकालकर अपने साथियों को सैनिकों की फायरिंग को कमजोर करने का निर्देश दे रहे थे, और अभी उनका खुद लड़ाई में उतरने का कोई इरादा नहीं था। ये रेस्क्यू कंपनी के लिए एक अच्छी खबर थी। बाकी के जानवर आम जंगली सुअरों से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद गोलियों से बच नहीं सकते थे। वो भी भारी फायरिंग में खून से लथपथ जमीन पर गिर जाएंगे और मर जाएंगे। ये सिर्फ कुछ और गोलियां चलाने की बात थी। हालांकि हर एक जानवर को मारने के लिए कुछ और गोलियां चलानी पड़ रही थीं, जिसमें काफ़ी गोलियां खर्च हो रही थीं। यहाँ सैकड़ों सुअर जानवर थे और सिर्फ एक को पूरी तरह खत्म करने के लिए 10, 12 या 20 गोलियों की ज़रूरत थी। तो अगर 5 या 600 जुरा जानवरों को पूरी तरह खत्म करना हो, गोली बारूद का खर्च बहुत बड़ा होगा। इस हल्के हथियार वाली कंपनी के लिए गोलियां स्वाभाविक रूप से नाकाफी थीं, क्योंकि वहां आपूर्ति का कोई साधन नहीं था। हर गोली चलाने से आगे के रास्ते में खतरा बढ़ जाता। भयंकर लड़ाई के बीच जैकी चैन को आखिरकार हेवनली आई मैप के जरिए पता चला कि आगे क्या हो रहा है। इस दुनिया के सैनिक म्यूटेटेड सुअरों के एक समूह से लड़ रहे थे। हैरानी के साथ जैकी चैन रुका, शियोंगदा और फिर शियोंगदा की पीठ पर बैठी शाओफांग को देखा। वो थोड़ा हिचकिचारा, ये सोचते हुए कि क्या उसे मदद करनी चाहिए। ये सैनिक थे, आम नागरिक नहीं, जिनकी वो अभी अभी सुरक्षा कर रहा था। इस रेफ्यूजी कैंप में वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे अवेकेंड लोगों को हरा सकता था और अपनी सुरक्षा तय कर सकता था, क्योंकि उनके पास ताकत तो थी पर लड़ाई का हुनर नहीं था और उनसे कोई बड़ा खतरा नहीं था। पर सैनिक अलग थे। वो सभी अनुभवी योद्धा थे, अच्छे हथियारों से लैस थे और एक टीम की तरह लड़ते थे। हालांकि वो शायद अकेले उन्हें हरा सकता था, पर सीधी टक्कर में जैकी चैन को नहीं पता था कि अपनी अभी की शक्ति के साथ क्या करे। उसे पूरा यकीन नहीं था कि वो फायर आर्म्स के हमले से बच पाएगा या नहीं। अगर वो उस पे हमला करते तो वो आगे के हालात को शायद संभाल लेता, पर अगर उनके पीछे की शक्ति सच में उससे निपटना चाहती तो कहना मुश्किल था। हालांकि ये लोग पहाड़ी रास्ते पर सुवारों के एक समूह द्वारा फंस चुके थे,
जो पूरी तरह से म्यूटेट नहीं हुए थे। जैकी चैन का मानना था कि ये यूनिट कुछ नुकसान झेलकर सुवारों के हमले को पूरी तरह तोड़ सकती है। इसलिए दूसरे नज़रिए को समझने से पहले कि वो उसे और उसके जैसे दूसरे जीवों को कैसे देखते हैं, जैकी चान हिचकिचाया। उसे नहीं पता था कि अगर सैनिक उसके पीछे आने वाले शरणार्थियों को एस्कॉर्ट करने में शामिल हुए तो उसके साथ क्या होगा। हालांकि जैकी चान ने इस सवाल के बारे में पहले भी सोचा था, पर उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब इस सवाल का सामना करते हुए वो हिचकिचाया, पर उसे ध्यान से सोचना पड़ा। यहाँ तक कि अगर वो सच में इंसानों के साथ मिलकर काम करना चाहता था तो उसके पास इसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। मिलकर काम करना तभी मुमकिन था जब दोनों पक्ष बराबर ताकतवर हों। पर क्या उसके पास सच में अब इंसानों के साथ शांतिपूर्वक रहने की क्वालिफिकेशन थी? पिछले जन्म में इंसान रह चुका था तो वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि ज्यादातर लोग एलियन जीवों को सिर्फ दो तरीके से देखते हैं। एक है पूजा और आत्मसमर्पण, दूसरा है लोहे का पिंजरा और हथियार। पिछले कुछ दिनों में मैं सच में खो गया था इंसानों द्वारा की जा रही मेरी सेवा में, और मैं जगना नहीं चाहता था। हर दिन अच्छा खाना और पीना मिलना आरामदायक है, पर मैं वो कहावत भूल गया था, एक नरम आलिंगन एक नायक की कब्र है। मास्टर क्या हुआ? जैकी चैन को रुकता देख शोंग डा भी रुक गया। शोंग डा की पीठ पर बैठी शाओ फांग आगे फायरिंग की आवाज़ें सुन सकती थी। भले ही वो धीमी थी, लड़ाई की गूंज उन तक पहुंच रही थी। जैकी चैन के रुकने ने शाओ फांग की उत्सुकता बढ़ा दी और उसने पूछा, कुछ नहीं, मैं बस कुछ बातों के बारे में सोच रहा था। जैकी चैन ने ऊपर देखा और आखिरकार फैसला कर लिया, डरो मत, जब वक्त आएगा तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर चीज़ें सच में नहीं मानी जाती तो मैं शोंग डा के साथ चला जाऊंगा। हालांकि उसे पूरा यकीन नहीं था कि क्या उसका वर्तमान स्तर एक इंसानी सेना के हमले से निपटने के लिए काफ़ी है, और वो आसानी से कोशिश नहीं करना चाहता था। अगर वो सच में जाना चाहता था तो शायद उनके लिए उसे रोकना इतना आसान नहीं होता, खासकर शाओ फांग के होते हुए। ये सैनिक शायद ऐसे ना हों जो सही और गलत में फ़र्क ना कर सकें। जल्द ही मैदाने जंग में 3 लोग दिखाई दिए। कंपनी कमांडर, उधर देखिए। जब ये अजीब टिकड़ी कंपनी की नज़र में आई, ना सिर्फ वहां मौजूद सैनिकों ने अपनी फायरिंग रोकी, बल्कि पागलों की तरह हमला कर रहे म्यूटेटेड सुअर भी बेचैन महसूस करने लगे। जैकी चैन, जो 25 मीटर लंबा था, जिसकी कमर इतनी बड़ी थी कि एक बड़ा इंसान उसे गले ना लगा सके, और जो 2 या 3 मंजिल ऊंचा खड़ा था, एक विशाल दानव की तरह दिखाई दिया, जिसने सबकी आंखों को एक भयंकर डर से भर दिया। भले ही श्योंगदा बड़ा था, पर वो जैकी चैन के पास थोड़ा छोटा ही लग रहा था, पर उसने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वजह बहुत ही सरल थी, वो शाओ फांग को अपनी पीठ पर बैठाए हुए था। एक छोटी लड़की इतने बड़े सांप और एक विशाल भालू के साथ? क्या मुझे कुछ अजीब दिख रहा है? शाओ फेंग, जो दूरबीन से देख रहा था, दंग रह गया। उसने पहले कभी ऐसा अजीब मेल नहीं देखा था। चूर को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ो। तुम दोनों एक को संभालो और मैं दूसरे 2 बड़े वालों को देखता हूं। मैंने अभी पेट भर के नहीं खाया है।